इस बार हमारे आर्या कबीले का मुख्य उद्देश्य फायरली संप्रदाय नहीं है, बल्कि फायरली संप्रदाय के सामने गहरा बर्फ का फूल है। जब तक हर कोई मुझे गहन बर्फ का फूल प्राप्त करने दे सकता है, मैं सभी को फायरली संप्रदाय शाखा हॉल खंडरों के प्रवेश द्वार को खोलने में मदद कर सकता हूँ। हुआ युनफेई ने उदासीनता से कहा, गहरा बर्फ का फूल कोई साधारण स्पिरिट हर्ब नहीं है, हम इसे आपको क्यों दें? इसके अलावा आप कैसे साबित कर सकते हैं कि गहन बर्फ के फूल के बगल में फायरली संप्रदाय की शाखा के अवशेष है? यदि आप गहन बर्फ के फूल को प्राप्त करने के तुरंत बाद चले जाते हैं, तो क्या हम सभी आपके द्वारा मूर्ख नहीं बनेंगे? आपको हमें एक कारण देना होगा जो हम सभी को मना सके। गहरा बर्फ का फूल एक बहुत ही रहस्यमय फूल था। मूल रूप से मार्शल स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसा फूल नहीं था। यह अफवाह थी कि प्राचीन युग के दौरान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ आइस एम्प्रेस की मृत्यु के बाद उसका खून हर जगह बिखरा हुआ था, फिर ये इस फूल में विकसित हुआ। पूरा फूल शुद्धतम बर्फ विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था। ये बिल्कुल स्पष्ट, शुद्ध और निर्दोष था। ये फूल तुरंत एक किसान की खेती को नहीं बढ़ा सकता था। हालांकि यदि एक बर्फ जिम्मेदार कृषक इस फूल का सेवन करता है तो उनका शरीर पौराणिक आध्यात्मिक शरीर बन जाएगा। वे बर्फ की स्थिति को सीमा तक समझने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वे नियमित काश्तकारों की तुलना में कई गुना तेजी से बर्फ जिम्मेदार मार्शल तकनीकों की खेती करने में सक्षम होंगे। ये अफवाह थी कि आर्या कबीला आइस एम्प्रेस का वंशज था। गहन बर्फ मंत्र जो वे पारित करते थे वो आइस एम्प्रेस की कल्टीवेशन तकनीक से लिया गया था। इसलिए ये गहरा बर्फ का फूल नियमित काश्तकारों की तुलना में आर्या कबीले के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण था। यदि वो इसे प्राप्त कर लेती तो वो आर्या कबीले की ताकत को तेजी से बढ़ाने में सक्षम होती। ये निस्संदेह अन्य कुलीन कुलों के लिए बुरी खबर थी। हुआ युनफई के शब्दों ने दूसरों के इरादों का भी प्रतिनिधित्व किया। आर्या किंग को उन्हें गहन बर्फ के फूल को छोड़ने का एक कारण देना पड़ा। इसके अलावा उन्हें फायरली संप्रदाय शाखा हॉल के अस्तित्व को साबित करने के लिए ठोस सबूत निकालने पड़े। आर्या किंग को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि भीड़ को इस तरह के संदेह होंगे। उन्होंने शांति से कहा, गहन बर्फ के फूल का स्थान एक राक्षसी जंगल के वन में है। वहां 3 पवित्र गुरुओं की भूमि पर मुहर लगी हुई है। मार्शल किंग के ऊपर राक्षसी जानवरों और काश्तकारों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस बार मैं केवल 4 लोगों को अपने साथ लाऊंगा। अगर फायरली संप्रदाय के अवशेष नहीं होते तो आपकी ताकत से आप मुझे आसानी से मार सकते पाते। गहन बर्फ के फूल को प्राप्त करने के बाद मुझे फायरली संप्रदाय में कोई भी खजाना नहीं चाहिए। जहां तक सबूत की बात है जो आप चाहते हैं, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि मैं केवल अपने जीवन को गारंटी के रूप में उपयोग कर सकता हूं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप जा सकते हैं, यदि आप नहीं करते तो आप अभी जा सकते हैं। भीड़ द्वारा आर्या किंग की बातें सुनने के बाद वे सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। हालांकि आर्या किंग ने कोई सबूत नहीं निकाला, लेकिन किसी ने भी लंबे समय के बाद भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। एक आकस्मिक मुठभेड़ का प्रलोभन बहुत बड़ा था। यदि वे चले गए तो उनके जैसे अन्य प्रतिभाएं आकस्मिक मुठभेड़ में खजाना प्राप्त करेंगे। कौन जानता है, वे हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे और पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। इसके अलावा सभी का मानना था कि आर्या किंग में उनसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सामने के यार्ड में हर एक व्यक्ति के पास आर्या कबीले के बराबर शक्ति थी। यदि उन्हें भीड़ का गुस्सा हुआ तो आर्या कबीले के नष्ट होने में केवल 1 या 2 दिन की बात थी। चू चाओ युन जो इस समय चुप था, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और पूछा, राक्षसी जंगल वन? कौन सा राक्षसी जंगल वन? आर्या किंग ने धीरे से उत्तर दिया, स्याही पर्वत के नीचे स्याही वन। क्या चल रहा है? स्याही वन? जब सभी लोगों ने स्याही वन शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उनके हाव भाव बहुत बदल गए और उनमें से कई झिझकने लगे। स्याही वन जमीन से 5000 मीटर नीचे एक राक्षसी जंगल का वन था जो स्याही पर्वत श्रृंखला के तल में था। पूरी स्याही पर्वत श्रृंखला एक राक्षसी जानवर पर्वत श्रृंखला थी। ये ग्रेट किन नेशन के भीतर एक प्रसिद्ध खतरनाक जगह थी। पूरी पर्वत श्रृंखला की आत्मा नसें सभी राक्षसी क्यूई से दूषित थीं। 500 किलोमीटर के दायरे में पेड़, फूल और पौधे घातक हो सकते हैं यदि वे सावधान नहीं थे। मार्शल किंग की खेती के बिना पर्वत श्रृंखला के मूल में प्रवेश करना आत्महत्या करने से अलग नहीं था। इसकी तुलना में स्याही वन को निषिद्ध भूमि माना जा सकता है। स्पिरिट वेन की पूरी इंक माउंटेन रेंज की उत्पत्ति, जिसे राक्षसी बनाया गया था, स्याही वन के नीचे थी। पूरी स्पिरिट वेन की उत्पत्ति दूषित हो गई थी। तियानवु महाद्वीप में ये अत्यंत दुर्लभ था। उस समय 3 पवित्र गुरु भी इसे पूरी तरह से सील करने में असमर्थ थे। वे केवल भीतर के राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने के लिए एक बाधा छोड़ सकते थे। मार्शल किंग से ऊपर के लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। अन्यथा अगर अंदर के भयानक राक्षसी जानवर बाहर आ गए तो ये आसपास के शहरों के लिए एक असहनीय आपदा होगी। आर्या किंग ने धीरे से कहा, हर कोई
स्याही पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्या कबीले का गहरा आइस पैलेस सभी को इंक फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार तक सुरक्षित रूप से ले जाएगा। इसके अलावा गहन बर्फ का फूल और फायरली संप्रदाय के अवशेष जंगल के केंद्र में नहीं हैं। फिर भी सभी के चेहरे पर संदेह नहीं उतरा। उन्होंने जल्दी से अपने दिलों में जोखिमों और लाभों की गणना की। आकस्मिक मुठभेड़ें अक्सर खतरे के साथ होती थीं। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते हुए कभी भी एक स्वतंत्र आकस्मिक मुठभेड़ नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अगर एक स्वतंत्र आकस्मिक मुठभेड़ थी तो लाभ बहुत अच्छा नहीं होगा। भीड़ के आने से पहले ही उन्होंने अपनी मानसिक तैयारी कर ली थी। हालांकि जब उन्होंने सुना कि वे स्याही के जंगल में जा रहे हैं तो वे चौंक गए और झिझक गए। एक आकस्मिक मुठभेड़ अच्छी थी, हालांकि यदि उनके पास इसे प्राप्त करने के लिए अपना जीवन नहीं था तो ये सब व्यर्थ था। चमन चौधरी ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर ये केवल परिधि है तो हम इसे आजमा सकते हैं। मैं हुआ यूनफेई इसे भी आजमा सकता हूँ। हालांकि ये सिर्फ स्याही वन है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार का ड्रैगन पूल या बाग की मांद है। मैं ऋतुराज लांबा हिम्मत क्यों नहीं करूँगा। म्यू या नक्शू भी इसे आजमाने को तैयार है। चमन चौधरी के बोलने के बाद अन्य सभी सहमत हो गए। अंत में कोई भी पीछे नहीं हटा। वे सभी बैठ गए और उन्होंने अपना निर्णय लिया। इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आता था, यहाँ हर कोई मनुष्यों के बीच एक अजदरा था। कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वे दूसरों की तुलना में कमज़ोर थे। यहाँ तक कि यदि वे जोखिमों को देख सकते थे और महसूस कर सकते थे कि कोई मरने वाला है तो उन्हें लगेगा कि मरने वाला वे नहीं होंगे। अर्जुन देव ने उत्साही भीड़ की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। लोगों के इस समूह को शायद राक्षसी जानवर के जंगल में साहसिक कार्य करने का बहुत कम अनुभव था। उनमें से अधिकांश शायद इसे जीवित वापस नहीं कर पाएंगे। ये देखकर कि सभी सहमत हैं, आर्या किंग ने कहा, हर कोई कृपया रात के लिए आराम करें। हम कल रवाना होंगे। निवास में परेशानी न करें। यदि तुम बड़ों को क्रोधित करोगे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। देर रात चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। इसकी सुनहरी रोशनी ने जमीन को रोशन कर दिया। अर्जुन देव अतिथि कक्ष में ध्यान कर रहे थे जब उन्हें अचानक धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी आध्यात्मिक भावना को बाहर भेजा। उसने मेघना को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। वो जल्दी से उठा और उसका स्वागत किया। मेघना के नाजुक चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। उसने कहा, बधाई हो वरिष्ठ भाई, ये आपने मूरोंग चौंग को हराया। अब पूरे शीहे प्रांत में हर कोई आपके बारे में जानता है। संप्रदाय के भीतर ताकत ही सब कुछ थी। अब जबकि अर्जुन देव ने मूरोंग चौंग को हरा दिया तो ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय तलवार मंडप के भीतर जो कोई भी अर्जुन देव से मिलता है उसे वरिष्ठ भाई ये के नाम से संबोधित करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई संप्रदाय में कितने समय से था। हालांकि मेघना के शब्द स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहे थे। ये आधा मजाक था। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर यून, बस मुझे अर्जुन देव कहो। बैठ जाओ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मैग्ना धीरे धीरे बैठ गया और एक गुप्त मैनुअल निकाला। वो मुस्कुराई और बोली, आप मुझे कैक्सिन भी कह सकते हैं। मैं आपको एक गुप्त मैनुअल देने के लिए यहाँ हूँ। मैं पहले ही अवर ग्रेड हेवन रैंक की खेती तकनीक रोमिंग ड्रैगन इनकेंटेशन को समझ चुका हूँ। नजर रखो। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्होंने गुप्त मैनुअल प्राप्त किया और इसे देखा। गुप्त मैनुअल पर लिखावट बहुत नाजुक थी। ये मैग्ना की लिखावट होनी चाहिए। दो नजर डालने के बाद अर्जुन देव पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो गए। लंबे समय के बाद उन्होंने गुप्त मैनुअल को बंद कर दिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अकेले हैं जो मेरे साथ स्वर्ग रैंक की गई खेती तकनीक साझा कर सकते हैं। मैग्ना लापरवाही से मुस्कुराए और कहा, मैं आपको एक अनुस्मारक देता हूं। अभी के लिए साधना तकनीक को विकसित ना करें। मैं अपनी मार्शल स्पिरिट के कारण इसे तुरंत विकसित कर सकता हूं। आपकी मार्शल स्पिरिट को बिजली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। रोमिंग ड्रैगन इनकेंटेशन को हवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्वर्ग रैंक की गई खेती तकनीक की अत्याचारी प्रकृति के साथ यह आपके शरीर में बिजली जिम्मेदार सार को तुरंत नष्ट कर देगा। आपकी साधना थोड़े समय के लिए बहुत निचले स्तर पर गिर जाएगी। इसके अलावा भविष्य में आपके सार के लिए अन्य विशेषताओं के साथ विलय करना बहुत मुश्किल होगा। वास्तव में ऐसा ही था। स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की अत्याचारी प्रकृति कुछ ऐसी थी जिसे अर्जुन देव ने पहले अनुभव किया था। पर्पल थंडर डिवाइन इनकेंटेशन की चौथी परत तक पहुंचने के बाद इसमें कोई अन्य जिम्मेदार सार नहीं हो सका। वर्तमान में उनका शरीर बिजली के कारण एसेंस से भर गया था। इसके अलावा ये अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था। अर्जुन देव को अपनी ताकत की स्पष्ट समझ थी। वो सिर्फ इसलिए आंख मूंदकर आश्वस्त नहीं था क्योंकि उसने स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक प्राप्त की थी। उनके जाने से पहले आर्य किंग ने धीरे से चेतावनी दी, हर कोई पहली और दूसरी मंजिल के चारों ओर देखने के लिए स्वतंत्र है।
हालांकि तीसरी मंजिल में प्रवेश ना करें। मुझे उम्मीद है कि हर कोई नियम नहीं तोड़ेगा। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और पाया कि विशाल हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं था। ये सही नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें एकाग्र कीं। आर्य किंग भीड़ को दूसरी मंजिल तक ले गया। दूसरी मंजिल पर कई क्यूबिकल्स थे। मूल रूप से प्रत्येक क्यूबिकल में 100 से अधिक लोग थे। ये कहा जाता था कि महानकिन राष्ट्र के भीतर पूर्ण युद्ध पैटर्न के साथ केवल 10 उड़ने वाले गुप्त खजाने थे। शेष 9 शाही दरबार के हाथों में थे। जी, अर्जुन देव ने उदास होकर कहा, अगर मैं अपने बिजली से जुड़े सार को संरक्षित रखना चाहता हूं तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? अर्जुन देव की आंखों में एक गहरी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे इंक वन की परिधि पर बहुत अधिक खतरे में नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे अपनी सतर्कता को कम नहीं होने देना चाहिए। असली खतरा जंगल में राक्षसी जानवर नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। एक पिता भी है जिसने मुझे मोहे शहर से बाहर निकाल दिया। अब वो कैसा है? फेंग फीक्ष्यू ने उसकी देखभाल करने का वादा किया। कुलीन कुलों को उसके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाना चाहिए। सभी ने एक फाइल में प्रवेश किया और वे सभी इस गहन बर्फ महल के बारे में उत्सुक थे जो लंबे समय से प्रसिद्ध था। उन्होंने बर्फ के महल के चारों ओर देखा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में चले गए। काफी देर बाद अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था जब उन्होंने कहा, अतीत को मेरे दिल में दफन करना बेहतर है। मैं अपनी यादों में नहीं रह सकता। चूंकि मैं पहले ही साधना के मार्ग पर चल चुका हूं, इसलिए मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों? ये एक ऐसी समस्या थी जिसे अर्जुन देव को लंबे समय तक परेशान किया था। अब भी उन्होंने इसे पूरी तरह से हल नहीं किया था। इसी वजह से उन्होंने लिंग्यून साबर तकनीक को महान पूर्णता के लिए विकसित करना लगभग छोड़ दिया था। जैसे ही अर्जुन देव ने ये बात कही, कुछ लोगों को मायूसी ही लगी। हालांकि इस गहन इंजन महल में किसी में दूसरे पक्ष के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। अर्जुन देव ने क्यूबिकल की खिड़की से बादलों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने पिछले जीवन में एक विमान पर था। अचानक कुछ भूली हुई यादें उसके पास वापस आ गईं। अर्जुन देव को अतुलनीय रूप से झटका लगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गंभीर भाव से लॉ की ओर देखा। मेघना ने समझाया, ये बहुत खतरनाक है। आने से पहले मुझे स्याही वन में होने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। मैंने अभी अभी एक हेवन टियर साधना तकनीक प्राप्त की है, इसलिए इन लोगों की तुलना में मेरे संचय में अभी भी कमी है। जैसे ही अर्जुन देव हैरान महसूस कर रहे थे, एक इत्मीनान से आवाज आई। ये चमन चौधरी था जो उसे मुस्कुराते हुए अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा था। मिस्टिक आइस पैलेस विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र पर लगातार उतरा। आर्या किंग ने आइस पैलेस के दरवाजे खोले और सभी को अंदर आमंत्रित किया। अचानक सभी के सिर के ऊपर एक बड़ी छाया गिर गई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि ये एक विशाल बर्फ का पक्षी था जो 300 मीटर लंबा था और जब उसने अपने पंख फैलाए तो 400 मीटर के पंखों तक पहुंच सकता था। देखो, आर्या परिवार का गहरा बर्फ महल उड़ रहा है। हालांकि आइस एम्प्रेस के हाथों में वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। प्राचीन युग के अद्वितीय विशेषज्ञ वास्तव में इनके लिए एक तरसते हैं और इनके बारे में कल्पना करते हैं। क्या ये स्वर्गीय लॉ है? जहां तक सबसे बलशाली अर्जुन देव की बात है, वो अपनी साधना के माध्यम से नहीं देख सकता था। इससे पता चलता है कि आर्य परिवार ने इस गहन बर्फ महल को कितना महत्व दिया है। ऐसा लगता है कि आर्य परिवार ने इस मिशन के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने वास्तव में गहन बर्फ महल का उपयोग किया। मैंने सुना है कि गहन आइस पैलेस में उड़ान भरने और लड़ने के लिए एक दिन में 200 औसत दर्जे का मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर खर्च होता है। उन दोनों ने कुछ देर तक बातें की। अंत में मेघना खड़े हुए और कहा, मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। मैं कल के मिशन को छोड़ने का इरादा रखता हूं। अपना ख्याल रखना। गहरा बर्फ महल अतुलनीय रूप से ठंडा लग रहा था। हालांकि जब कोई प्रवेश करता है तो इससे किसी को बहुत ठंड महसूस नहीं होती थी। इसके बजाय ये ठंडा और आरामदायक महसूस हुआ। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति ने उनके भेस के माध्यम से देखा हो। चमन चौधरी ने अपना शराब का कप नीचे रखा और 2 अंगुलियों को एक साथ पकड़ लिया। अचानक चमकदार सुनहरी लौ का एक किनारा उसकी अंगुलियों पर संगठित हो गया। लौ की रोशनी ने पूरे प्रोफाउंड आइस पैलेस के हॉल को रोशन कर दिया। हालांकि दोहरी साधना के संबंध में अर्जुन देव को अभी भी कुछ संदेह था। उन्होंने पूछा, उस मामले में मैं काश्तकारों को 2 विशेषताओं के साथ क्यों देखता हूं? वे न केवल दोहरी खेती करते हैं, बल्कि उनकी खेती भी कम नहीं है। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय भी नहीं भेजी, लेकिन वो 10 मजबूत आभा महसूस कर सकता था। सबसे कमजोर मध्यम ग्रेड मार्शल किंग था। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वो कुछ हैरान रह गए। वो मेघना की ताकत में विश्वास करता था। उसके लिए शीर्ष 10 में रैंक करना कोई समस्या नहीं होगी। उसने हार मानने के बारे में क्यों सोचा? गहन आइस पैलेस ने जमीन छोड़ी और तेजी से क्षितिज की ओर उड़ गया।
पलक झपकते ही वो बादलों में प्रवेश कर गया और सभी दिशाओं में उड़ गया। भाई योगेश, बहुत समय हो गया है। क्या आप आना चाहते हैं और बैठना चाहते हैं? अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना एक तेज तीर की तरह थी, जो चुपचाप इस उदासी को काट रही थी। इसने यादों को गिरे हुए पत्ते में बदल दिया और उन्हें अपने दिमाग के एक कोने में बर्बाद कर दिया। मेघना धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप मुरोंग चोंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जहां तक मुझे पता है, वो विंड क्लाउड इंटेंटेशन की खेती करता है। ये एक शिखर इर्थवी रैंक गई खेती तकनीक है जो स्वाभाविक रूप से दो विशेषताओं को जोड़ती है। ऐसी साधना तकनीक अत्यंत दुर्लभ है। ये स्वर्ग रैंक गई खेती तकनीक से भी मूल्यवान है। चमन चौधरी ने एक घूंट में अपने हाथ का शराब का कप निगल लिया। वो मुस्कुराया और कहा, मेरी राय में आप ही हैं जो अथाह है, लेकिन मैं वास्तव में अपनी खेती के बारे में उत्सुक हूं। ये 1 साल में इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? अर्जुन देव ने बर्फ के बिस्तर पर बैठते हुए कहा। मेघना शांति से चुनाव करने में सक्षम था। उनका मानना था कि कई किसान ऐसा करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया, तो ये ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुरोंग चोंग की हवा और बादल की स्थिति को इतनी अच्छी तरह से विलय किया जा सकता है। मैंने सुना है कि ये गहरा बर्फ महल एक प्राचीन विशेषज्ञ आइस एम्प्रेस द्वारा पीछे छोड़ा गया था। उसने उत्तर की बेहद ठंडी भूमि से 10,000 साल पुरानी आइस सोल को तराशने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही सूरज उगता है, उसकी किरणों ने भूमि को रोशन कर दिया। अर्जुन देव अपनी साधना से बाहर आए और नहाए। फिर कोई तुरंत उसे निवास में द्वंद्व युद्ध के मैदान में ले गया। विभिन्न स्थानों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं द्वंद्व युद्ध के मैदान में एकत्र हुईं। अर्जुन देव ने एक नज़र डाली। मेघना के अलावा लगभग कोई भी नहीं बचा। चमन चौधरी ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई योगेश, आराम करो। मैं यहां आपसे उस गोल्डन ग्रेट स्पिरिट कोर के लिए नहीं पूछने आया हूं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन देव रात होने से पहले स्याही पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले की उदासी के कारण अर्जुन देव को बाधित किया गया था। अभी के लिए अर्जुन देव अब खेती जारी रखने के मूड में नहीं थे। वो उठने और पहली मंजिल के चारों ओर देखने के लिए तैयार हो गया। चंद्र छाया कृपाण को बर्फ की मेज पर रखकर अर्जुन देव ने मेज से एक अंगूर उठाया और एक खा लिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप अभी भी पहले जैसे ही हैं। आप हमेशा अथाह हैं। अप्रत्याशित रूप से सुनहरी लौ में दुनिया की ओर देखने वाले एक संप्रभु का निशान था। वर्चस्व की इच्छा। इससे किसी के हृदय में श्रद्धा जागृत होती थी। इस छोटी सी लौ के पहले अर्जुन देव वास्तव में महत्वहीन महसूस करते थे। अर्जुन देव की आंखों में एक यादों का भाव दिखाई दिया। उसने लूनर शैडो कृपाण को गले लगाया और दीवार के खिलाफ झुक गया। वो बुदबुदाया, पलक झपकते ही मुझे इस दुनिया में आए 2 साल हो चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे रिश्तेदार कैसे कर रहे हैं। चमन चौधरी के शब्दों में वीरानी का एक निशान छिपा लिया। अपनी अविश्वसनीय रूप से तेज आध्यात्मिक भावना के साथ अर्जुन देव ने तुरंत इसे पकड़ लिया। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। आसपास की दीवारों पर कुछ उत्तम भित्ति चित्र उकेरे गए थे। कई खिड़कियां भी थीं जो बाहर की स्थिति को देखने की अनुमति देती थीं। पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन रोमिंग ड्रैगन इनकैंटेशन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी रोमिंग ड्रैगन मंत्र की खेती करने की कोशिश कर सकता हूं। जब अर्जुन देव अपने क्यूबिकल पर पहुंचे तो उन्होंने इसे आकार दिया। यदि उन्होंने बर्फ की मूर्तियों को बाहर कर दिया तो ये क्यूबिकल भूतल पर क्यूबिकल से अलग नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव ने चमन चौधरी को जाते देखा, वो गहरी सोच में डूब गया। चमन चौधरी की विनम्रता कुछ ऐसी चीज थी जिसे सभी काश्तकारों को सीखना चाहिए। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने प्रतिभाओं की मृत्यु अंधविश्वास के कारण हुई थी। जहां तक प्रतिभाओं का सवाल है, जो युवावस्था में मर गए वे प्रतिभाशाली नहीं थे। वे दूसरों के लिए सिर्फ कदम बना रहे थे। गहन आइस पैलेस के नीचे बर्फ के पक्षी ने एक तेज रोना दिया। आसपास की हवा एक बवंडर की तरह बन गई। द्वंद्व युद्ध के मैदान में रेत और चट्टानों को ला रही थी। अर्जुन देव ने जवाब दिया, आपकी तुलना में जिनके पास स्वर्गीय ज्वाला है, ये उल्लेख करने लायक भी नहीं है। मेघना ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। यदि आप एक स्वर्ग रैंक वाली बिजली जिम्मेदार खेती तकनीक पा सकते हैं जो रोमिंग ड्रैगन इनकैंटेशन से नीच नहीं है, या एक पीक अर्थ रैंक वाली बिजली जिम्मेदार खेती तकनीक है, तो ये संभव होना चाहिए। हालांकि उसके बाद आपको 2 बार आराम करना होगा। आपकी खेती की वृद्धि नियमित काश्तकारों की तुलना में धीमी होगी। अंगूर का स्वाद बहुत ताज़ा था।
ऐसा लग रहा था कि इस बर्फ के महल में उन्हें ताज़ा और ठंडा रखने का प्रभाव था। ची। चमन चौधरी की पोशाक पहले जैसी ही थी, बारी बारी से नीले और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी। उसने अपनी पीठ पर एक तलवार रखी थी जो ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं खींची जाएगी। उनके चेहरे पर हमेशा एक लापरवाह अभिव्यक्ति थी। उसकी अवस्था ढह गई थी और उसकी कृपाण तकनीक गायब हो गई थी। हमला करने से पहले वो उद्घाटन से भरा होगा। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वो इसका उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि वो एक दोहरी विशेषता वाली खेती तकनीक की खेती करता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि मेघना को ये रहस्य कैसे पता चला। बर्फ के महल की पहली मंजिल में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव ने एक बहुत चौड़ा हॉल देखा। हॉल में टेबल, कुर्सियां, बेंच और अन्य सभी प्रकार के फर्नीचर थे, बशर्ते ये सभी फर्नीचर बर्फ से बने थे। अर्जुन देव ने अपनी आभा वापस ले ली और अपने बाएं हाथ में म्यान पर अपनी पकड़ मजबूत करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर वो धीरे धीरे उस गोल मेज पर चला गया जहां चमन चौधरी था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कृपाण तकनीक के पर्वतों की स्थिति के बारे में अर्जुन देव की समझ बढ़ना बंद हो गया था। इसके अलावा इसने पीछे हटने के संकेत दिखाए। पहाड़ों और बादलों की स्थिति पूरी तरह से ढह गई थी। वैंग। अर्जुन देव ने चमन चौधरी को बर्फ से बनी एक अति सुंदर गोल मेज पर बैठे देखा। वो वर्तमान में शराब का कप पकड़े हुए था और खुद पी रहा था। अर्जुन देव हैरान रह गए, क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि पूरे हॉल में स्पष्ट रूप से फैल गई। मैंने दूसरी नजर डालने के बाद ही इस व्यक्ति को क्यों देखा? 10,000 वर्ष पुरानी हिम आत्मा में पहले से ही बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक बुद्धि और साधना थी। यह बर्फ का कोई साधारण टुकड़ा नहीं था। इसकी युद्ध क्षमता एक मार्शल ऋषि की प्रतिद्वंद्विता थी। चमन चौधरी ने फिर से अपना शराब का कप भरा और मंद मंद मुस्कुराया। स्वर्गीय लौ जो पूरे महाद्वीप को जला सकती है? कौन जानता है ये सिर्फ एक मजाक हो सकता है। यदि ये इतना शक्तिशाली होता तो तियानवु राजवंश को कैसे नष्ट किया जा सकता था? अर्जुन देव को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं था जब उनकी आध्यात्मिक भावना अवरुद्ध हुई थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और शांत अभिव्यक्ति के साथ पहली मंजिल पर हॉल में चले गए। अर्जुन देव ने क्यूबिकल के बर्फ के दरवाजे को धक्का देकर खोला और गलियारे से नीचे चलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े। अर्जुन देव ने आदतन अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया। हालांकि उन्होंने पाया कि एक अन्य आकार बाधा द्वारा अवरुद्ध था। ये केवल उसके 10 मीटर के भीतर रह सकता था। बर्फ के पक्षी की पीठ पर 9 मंजिला बर्फ का महल था। ये आर्या कबीले का प्रसिद्ध गहरा बर्फ का महल था। सौभाग्य से इस सर्वोच्च इच्छा का केवल एक निशान था। यदि कई गुना ज्यादा होते तो अर्जुन देव में लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती। वो बस जमीन पर साष्टांग प्रणाम करता। लहराती स्वर्गीय लौ को देखकर अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन ड्रैगन लौ के बारे में सोच सके जो उन्होंने इंग यू के शरीर पर देखी थी। हालांकि स्वर्गीय लौ के स्ट्रैंड की ताकत की तुलना उस ड्रैगन फ्लेम से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसकी आभा बहुत मजबूत थी। अचानक अर्जुन देव ने सोचा, अगर इच्छाओं को स्वर्गीय लौ में डाला जा सकता है तो क्या मैं अपनी स्थिति को बैंगनी थंडर ट्रू फायर में भी डाल सकता हूं? अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक भयंकर बैंगनी रंग की लौ जलने लगी। जब उसने चारों ओर देखा तो ये आग के असीम समुद्र की तरह लग रहा था। आग की लपटें जल्दी से इकट्ठा हो गईं और बैंगनी लौ का एक किनारा बन गया। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम अर्जुन देव की दाहिनी आंख से उड़कर उनकी उंगलियों पर लहराने लगी। एक विचार के साथ गड़गड़ाहट की चरम छोटी पूर्णता स्थिति तुरंत ओरिजिन फ्लेम में डाल दी गई। जी। अर्जुन देव के पीछे अनगिनत बैंगनी विद्युत धाराएं दिखाई दीं। बैंगनी रोशनी ने तुरंत चमन चौधरी की स्वर्गीय लौ से सुनहरी रोशनी को दूर कर दिया। सफलता। अर्जुन देव ने अपने दिल में खुशी व्यक्त की क्योंकि उन्होंने उत्साह से सोचा, वास्तव में मैं अपनी स्थिति को बैंगनी थंडर ट्रू फायर में डाल सकता हूं। अब मैं अंततः अपनी स्वर्गीय लौ के खिलाफ लड़ सकता हूं। इससे पहले दीप्यमान सुनहरी स्वर्गीय लौ का सामना करते समय अर्जुन देव में पर्पल थंडर ट्रू फायर को उजागर करने की हिम्मत भी नहीं थी। तुरंत हॉल का एक किनारा एक देदीप्यमान सुनहरी रोशनी से भर गया और दूसरा पक्ष एक अजीब बैंगनी रोशनी से भर गया। दोनों रोशनी अदृश्य तरीके से टकरा गईं। बर्फ की मेज पर सभी वस्तुएं तैर रही थीं जब दो आभा आपस में भिड़ गईं। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आप बहुत तेजी से सीखते हैं। मुझे कोशिश करने दें और देखें कि ये कितना मजबूत है।
चमन चौधरी के बोलने के ठीक बाद उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं। हॉल की सारी सुनहरी रोशनी श्वाध्वनि के साथ स्वर्गीय लौ में लौट आई। एक पल में स्वर्गीय लौ का वो छोटा सा किनारा एक लघु सुनहरे सूरज की तरह बेहद चमकदार हो गया। दुनिया को देखने वाला वो संप्रभु वर्चस्व की आभा एक ही समय में अपने चरम पर पहुंच गया। चमन चौधरी के शरीर पर एक तेज हवा चली, उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके बाल फड़फड़ाने लगे। ये ऐसा था जैसे तियानवू सम्राट ने उस पर कब्जा कर लिया हो, गरिमापूर्ण लग रहा था। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। उसने जल्दी से अपने पीछे बिखरे हुए बैंगनी क्यूई को अपनी मूल लौ में एकत्र किया। उन्होंने गड़गड़ाहट की स्थिति को उसकी सीमा तक बाहर निकाला। अजीब बैंगनी लौ में असीम रूप से देदीप्यमान विद्युत प्रकाश का एक बोल्ट दिखाई दिया। उसने अपना दाहिना हाथ भी आगे बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के हमले का सामना किया। भैंग! दोनों लपटें तेजी से टकराईं और हॉल में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। एक हिंसक शॉकवेव फैल गई और हॉल में तैरने वाली वस्तुओं को तुरंत पाउडर के ढेर में कुचल दिया गया। हॉल में भयानक शक्ति गूंज उठी, जिससे पूरा गहन बर्फ महल अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इसने गहन आइस पैलेस में सभी को चौंका किया। अर्जुन देव का रंग कुछ फीका पड़ गया था। एक विशाल बल बह गया और उसका शरीर जमीन पर भारी रूप से उतरने से पहले 10 मीटर पीछे उड़ गया। दूसरी ओर चमन चौधरी केवल 3 कदम पीछे हटे। स्वर्गीय लौ की एक अधूरी स्ट्रैंड के खिलाफ अर्जुन देव की पूर्ण शक्ति वाली पर्पल थंडर ट्रू फायर ताकत की प्रतियोगिता में हार गई। चमन चौधरी की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। बिखरी हुई स्वर्गीय लौ तुरंत गायब हो गई। अर्जुन देव के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर चमन चौधरी ने उदासीनता से कहा, मुझे अपना दुश्मन मत समझो। देर या सवेर आप समझ जाएंगे कि हमारा मिशन वास्तव में एक ही है। गहन बर्फ महल ने हिलना बंद कर दिया। अचानक हॉल की बर्फ की सतह पर बर्फ पानी की 4 धाराएं दिखाई दी। बर्फ पानी धीरे धीरे बर्फ के 4 मानव आकार के ब्लॉकों में बदल गया। फिर वे 4 नाजुक और सुंदर लड़कियों में बदल गईं। आप दोनों, यदि आप बिना किसी कारण के फिर से गहन आइस पैलेस में अपनी चालों का परीक्षण करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पहचान क्या है। आपको गहन आइस पैलेस से बाहर फेंक दिया जाएगा। लड़कियों में से एक ने भावहीन चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा। अन्य कश्तिकारों को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखकर चमन चौधरी थोड़ा झुका और मुस्कुराया। क्षमा करें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अर्जुन देव और चमन चौधरी के बीच परीक्षण प्रोफाउंड आइस पैलेस की उड़ान में केवल एक छोटा सा अंतराल था। विशाल गहन आइस पैलेस मैक 2 पर उड़ रहा था, जो इंक 1 की ओर बढ़ रहा था। दूसरी मंजिल पर एक बूथ में अर्जुन देव ने अपने राज्य को पर्पल थंडर ट्रू फायर के साथ विलय करने की कोशिश जारी रखी। पौराणिक स्वर्गीय लौ की शक्ति वास्तव में भयानक थी। पहले बार जब उसने अपने राज्य का विलय किया तो वो मुश्किल से स्वर्गीय लौ की बराबरी कर सका। अर्जुन देव पहले से ही बहुत संतुष्ट थे, भले ही स्वर्गीय लौ का वो छोटा सा किनारा सच्ची स्वर्गीय लौ का 10वां हिस्सा भी नहीं था। हालांकि अर्जुन देव की पर्पल थंडर ट्रू फायर अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंची थी। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन में कुल 12 परतें थीं। वर्तमान में उन्होंने इसे केवल 4थी परत तक ही उगाया था। यदि वे भविष्य में एक और परत को तोड़ देता है तो उसे स्वर्गीय लौ के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है। जब आकाश में अंधेरा छा गया तो अर्जुन देव ने देखा कि खिड़की के बाहर के बादल अचानक काले रंग में आ गए हैं। इससे उनका मूड खराब हो गया। अर्जुन देव ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और खिड़की से नीचे देखा। उसने एक विशाल पर्वत श्रृंखला देखी जो अंतहीन रूप से उठती और गिरती थी। पूरी पर्वत श्रृंखला काले कोहरे से ढकी हुई थी, जो चोटियों के चारों ओर घूमती थी। जब ठंडी हवा चली तो काला कोहरा ठोस लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। क्या ये स्याही पर्वत श्रृंखला है? अर्जुन देव ने गंभीर भाव से कहा। गड़गड़ाहट। बस इसी समय पूरा गहरा आइस पैलेस हिलने लगा। हालांकि झटके बड़े नहीं थे, लेकिन वे रुकने के किसी भी संकेत के बिना लंबे समय तक जारी रहे। हमने बड़ी संख्या में रैंक 7 उड़ने वाले राक्षसी जानवरों का सामना किया है। गहन आइस पैलेस युद्ध गठन को सक्रिय करेगा। हर कोई कृपया अपने बूथ में रहें और इधर उधर ना घूमें। हम इससे निपटेंगे। दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों के कानों में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जो झटके का कारण बताती है। वे वास्तव में रैंक 7 उड़ने वाले राक्षसी जानवर हैं। अर्जुन देव ने खुद को बुदबुदाया। रैंक 7 राक्षसी जानवर एक उच्च रैंक वाले मार्शल किंग जितना मजबूत होता है। मुझे आश्चर्य है कि आर्या कबीला इससे कैसे निपटेगा। हालांकि चूंकि गहन आइस पैलेस ने युद्ध गठन को सक्रिय कर दिया है, इसलिए मैं जा सकता हूं और इसे समझ सकता हूं। कौन जानता है,
चांदी के युद्धपोत के लिए अपने लड़ाकू गठन को ठीक करने में मददगार हो सकता है। अर्जुन देव के पास एक विचार था। उसने बूथ में खिड़की की ओर देखा, जो उसके शरीर को फिट करने के लिए काफी बड़ी थी। उसने संकोच नहीं किया और अपने पैरों को जमीन से ऊपर धकेल दिया। उसका शरीर जल्दी से उसमें से गुजर गया। अर्जुन देव आगे की ओर उड़ गए। बर्फ के पक्षी के सिर और बर्फ के महल के बीच एक बड़ी खाली जगह थी। अर्जुन देव ने वहां जाने और गहन आइस पैलेस के युद्ध गठन का विस्तार से निरीक्षण करने का फैसला किया। अर्जुन देव का शरीर हवा में बैंगनी रंग के चाप में बदल गया। जब वो उतरा तो सूब सू सू की आवाज आई। ऋतुराज लांबा, हुआ युनफे और अन्य लोग एक के बाद एक पहुंचे। उनमें से कुछ ने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी निगाहें कुछ अप्राकृतिक थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे उनका अनुसरण करेंगे। ऋतुराज लांबा मंद मंद मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि हर कोई एक ही बात सोच रहा है। हम सभी देखना चाहते हैं कि युद्ध गठन के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। उस स्थिति में चलो एक साथ चलते हैं। उनमें से कुछ के पीछे की शक्तियों के पास एक या दो उड़ने वाले गुप्त खजाने थे। हालांकि युद्ध गठन पहले से ही क्षतिग्रस्त था और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये निरीक्षण करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। एक गोलाकार सफेद बाधा हवा में गहन बर्फ महल को ढके हुए थे। कई उड़ने वाले राक्षसी जानवर सफेद बाधा से टकरा गए। अपने साथ काले क्यूई से भरा आकाश लेकर आए। राक्षसी जानवरों के हमलों के तहत गहरा बर्फ महल लगातार कांप रहा था। सफेद क्यूई बैरियर की रोशनी भी कमजोर होने लगी थी। भीड़ में मौजूद हुआ युनफेई ने उदास होकर कहा, रैंक 7 राक्षसी जानवर वास्तव में भयानक हैं। यदि हम इस रक्षात्मक गठन को सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन से फिर से नहीं भरते तो ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, उन्हें प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? वे शायद जल्द ही युद्ध गठन को सक्रिय कर देंगे। बूम! उसके बोलने के ठीक बाद प्रकाश की एक देदीप्यमान गेंद अचानक बर्फ के पक्षी की चोंच में संघनित हो गई। अगले ही पल में यह प्रकाश के स्तंभ में बदल गया और क्यूई बाधा के माध्यम से छेद दिया। इसने रास्ता अवरुद्ध करने वाले सभी रैंक 7 राक्षसी जानवरों को बहा दिया, उन्हें बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि प्रोफाउंड आइस पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहस्यमय विशेषज्ञ लगातार हाथ की मुद्रा बना रहे थे। जैसे ही उसके हाथ की मुद्रा बदली, बर्फ के पक्षी ने जल्दी से अपनी स्थिति बदल ली और प्रकाश के स्तंभों को निकाल दिया। हर जगह प्रकाश के स्तंभ गुजरे, कोई भी राक्षसी जानवर उन्हें नहीं रोक सका। वे सभी असंख्य बर्फ के टुकड़ों में बिखरने से पहले बर्फ के स्तंभों में बदल गए। हूची। प्रकाश के छल्ले गहन आइस पैलेस की तीसरी मंजिल के चारों ओर दिखाई दिए। प्रकाश के ये छल्ले घने रहस्यमय पात्रों से बने थे जो चमकते थे। अनगिनत पात्र हवा में लयबद्ध रूप से चले गए, जैसे कि वे कुछ बना रहे हों। अंत में शीर्ष मंजिल पर रहस्यमय व्यक्ति चिल्लाया, तोड़ो! सभी पात्र जल्दी से एक साथ इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने छोटे सजीव बर्फ पक्षियों का निर्माण किया। बर्फ के पक्षी चिल्लाए और तुरंत गोली मार दी। अनगिनत बर्फ पक्षी आसपास के रैंक 7 राक्षसी जानवरों से टकरा गए। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये राक्षसी जानवर तुरंत ठंड से ढक गए। अगले ही पल वे हवा में विशाल बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। बैंग! प्रोफाउंड आइस पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद व्यक्ति ने राक्षसी जानवरों से टकराने के लिए विशाल पक्षियों को नियंत्रित किया। उनके सामने बर्फ की मूर्तियां तुरंत बिखर गईं। जब सभी राक्षसी जानवर मर गए तो अर्जुन देव और अन्य लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गहन आइस पैलेस की ताकत इतनी महान होगी। वे एक पल में सैकड़ों रैंक 7 राक्षसी जानवरों को मारने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया, उन रहस्यमय पात्रों को युद्ध संरचनाओं को तराशने का रहस्य होना चाहिए। हालांकि व्यवस्थित अध्ययन के बिना ऐसे पात्रों को समझना असंभव है। राक्षसी जानवरों के मारे जाने के बाद सभी की दृष्टि का क्षेत्र तुरंत चौड़ा हो गया। सामने से भयानक चीखें आ रही थीं। जब सभी ने देखा तो उन्होंने और भी अधिक रैंक 7 राक्षसी जानवरों का एक बड़ा समूह देखा। लोगों के भाव बहुत बदल गए। उन्होंने डरावनी से कहा, स्याही मरवत श्रृंखला हमेशा आसमान में उड़ने से डरता है। एक बार एक अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क था जिसने इंक मरवत श्रृंखला के माध्यम से उड़ान भरने की कोशिश की थी। हालांकि अंत में उसके पास अनंत उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के सामने पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि ये गहरा बर्फ का महल शक्तिशाली है। अगर स्पिरिट स्टोन्स खर्च को पूरा नहीं कर सकते हैं तो ये खतरनाक होगा। ठीक इसी समय सभी को अचानक आसपास की हवा के तापमान में बहुत गिरावट महसूस हुई। इसके अलावा ये गिरता रहा। अंत में वो ठंड उनके दिलों में गहराई से प्रवेश कर गई। हर किसी के पास इसका विरोध करने के लिए अपने सार को प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या चल रहा है? सभी हैरान रह गए। आइस पैलेस के चारों ओर असीमित ठंडी हवा दिखाई दी और ठंडी हवा में सुनहरे रून धुंधले हो गए। फिर शीर्ष मंजिल पर रहस्यमय व्यक्ति ने एक नरम चिल्लाया। सभी ठंडी क्यू एक साथ इकट्ठी हो गई और एक विशाल बर्फ की छवि बनाई। जब कोई ध्यान से देखता है तो ये छवि एक महिला की आकृति थी।
आइस एम्प्रेस 200 मीटर से अधिक लंबी थी। छवि ने बर्फ के महल को घेर लिया और एक सर्वोच्च आगा को दबाया। सभी को महसूस हुआ कि उनके कंधे डूब रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। ये प्राचीन विशेषज्ञ बिंग हू है, बस उसकी आभा ही हमारे लिए हिलना डुलना कठिन बनाने के लिए पर्याप्त है। सभी पीले पड़ गए जब उन्होंने बड़ी कठिनाई से भारी आभा का विरोध किया। उन्हें बोलने के लिए भी अपने दांत भींचने पड़ते थे। हू ची। अचानक बिंग हू के हाथ में एक बर्फ की तलवार प्रकट हुई। एक तलवार की रोशनी बह गई और सामने के क्षेत्र में एक आंसू आ गया। क्षेत्र बिखर गया और इसके द्वारा लाई गई विनाशकारी ऊर्जा ने आसपास के अनगिनत राक्षसी जानवरों को तोड़ फेंका। बिंग हू की मदद से इंक मरवत श्रृंखला के ऊपर आकाश में गहन आइस महल अजेय था। कोई भी राक्षसी जानवर उन्हें रोक नहीं सका। बिंग हू की विशाल छवि के सामने आने के बाद प्रोफाउंड आइस महल तुरंत बेजोड़ हो गया। एक ऋषि की सर्वोच्च आभा ने रैंक 7 राक्षसी जानवरों को दबा दिया। वे करीब आना की हिम्मत नहीं करते थे। बर्फ के महल के सामने 10 लोगों ने इस भयानक दबाव में बुरी तरह संघर्ष किया। दरअसल यहां हर व्यक्ति की ताकत देखी जा सकती है। उनमें से कुछ पहले से ही जमीन पर दंडवत कर रहे थे। उनमें खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे जो एक घुटने पर घुटने टेक रहे थे। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। केवल आरआईटी ऋतुराज लांबा, हुआ युनफेई, अर्जुन देव और शाही दरबारों के उत्तराधिकारियों में से एक खड़े रहे। हालांकि उन चारों के भाव भी आराम से नहीं थे। अगर ये लंबा खिंच जाता है तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वे दूसरों की तरह समाप्त हो जाएंगे। नीचे गिरने के बाद फिर से खड़े होने में असमर्थ होंगे। अर्जुन देव ने जल्दी से पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित किया। उन्होंने निराकार आभा का विरोध करते हुए अपनी आभा को एक पंक्ति में संघनित किया। हालांकि उनके कंधों पर दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आभा पहाड़ की तरह भारी थी। उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे वे शीशे से भरे हुए हों। वो उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। हू। जैसे ही वे चारों अब टिक नहीं सकते थे, बर्फ के महल में अचानक एक आयताकार छेद दिखाई दिया। आर्या किंग ने सभी को भावहीन रूप से देखा और उदासीनता से कहा, जल्दी से अंदर आओ। जब बर्फ के महल के दरवाजे खुले तो सभी पर दबाव तुरंत कम हो गया। अर्जुन देव और अन्य 3 ने संकोच नहीं किया और जल्दी से कूद पड़े। कुछ उत्तराधिकारी जो एक घुटने पर घुटने टेक रहे थे, उन्होंने जल्दी से बर्फ के पक्षी की पीठ को धक्का दिया और उनके पीछे चल दिए। शेष 4 राजकुमार जो जमीन पर दंडवत कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली। जैसे ही वे उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि बर्फ के महल के दरवाजे एक झटके के साथ बंद हो गए थे। आइस एम्प्रेस की भयानक आभा एक बार फिर एक विशाल पहाड़ की तरह जोर से दब गई। जमीन पर गिरते ही उनके मुंह से खून निकला। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली, उठ नहीं पाए। आइस पैलेस में प्रवेश करने वाले कुछ लोगों ने एक दूसरे को डर के साथ देखा। अभी भी उनके दिल अभी भी बिना रुके धड़क रहे थे। अभी का अनुभव बहुत अविस्मरणीय था। आर्या किंग के बर्फीले चेहरे पर एक गुस्से का संकेत था, जबकि उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे आशा है कि आप हमारे आर्या कबीले के नियमों का पालन करेंगे और इधर-उधर नहीं चलेंगे। ये पहली बार नहीं था जब आर्या किंग ने ऐसा कहा था। हालांकि अपनी हैसियत और ताकत के कारण उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने सोचा था कि आर्या कबीला उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा या नहीं करेगा। हालांकि अब जब उन्होंने देखा कि बाहर के 4 लोगों के साथ क्या हुआ, तो अब उन्होंने इन शब्दों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आर्या कुन के जाने के बाद आरआईटी ऋतुराज लांबा ने उदासीनता से कहा, प्राचीन युग का मार्शल सम्राट सिर्फ एक छवि है। बस इसकी आभा ही इसका विरोध करने में असमर्थ बना देती है। मुझे आश्चर्य है कि ये कितना मजबूत है। हुआ युनफेई के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जबकि उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है कि इस फायरली संप्रदाय के अवशेष में हम सभी इस महिला की मदद करेंगे। ऋतुराज लांबा तिरस्कार से मुस्कुराए, क्या गलत है? यहां तक कि यंग मास्टर जी, जो प्राचीन रक्तात्मा को समझता था, एक महिला से डरता है। हुआ युनफेई शांति से मुस्कुराए, एक महिला से कौन डरता है? यहां हर कोई इस पर बहुत स्पष्ट है। मैंने सुना है कि यंग मास्टर जी ने पहले से ही कई वर्षों से शाही राजधानी जाने की हिम्मत नहीं की है। ये दोनों लोग हमेशा एक दूसरे से असहमत रहे हैं। अब जब वे आराम करने लगे तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया। शाही दरबार के सभी लोग धीरे से हंसे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि हुआ युनफेई राजकुमारी यिंग यू के बारे में बात कर रही थीं, जो उस समय ऋतुराज लांबा को एक कदम में हरा रही थीं। ऋतुराज लांबा की आंखों में अनगिनत सितारे चमक उठे। एक जानलेवा इरादा तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि ये एक फ्लैश में गायब हो गया और उसकी टकटकी जल्दी से शांत हो गई। ऋतुराज लांबा ने अपने दिल में आह भरी।
ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में हुआ युनफे की मानसिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। इसके विपरीत मेरी मानसिक स्थिति कुछ हद तक अपूर्ण है। ये सोचकर ऋतुराज लांबा ने और कुछ नहीं कहा। उसने मोर्चा संभाला और दूसरी मंजिल पर चला गया। बाकी लोग भी एक के बाद एक चले गए। बाकी की यात्रा बहुत शांतिपूर्ण थी और कुछ नहीं हुआ। गहरा बर्फ के महल धीरे धीरे शाही पर्वत श्रृंखला के मूल में उतरा। बैंग! विशाल हिमपक्षी जमीन पर उतरा और एक तीव्र बवंडर पैदा किया। ये सभी दिशाओं में बिखर गया, जिससे आसपास के पेड़ लगातार हिलते रहे। हालांकि बर्फ के महल की छवि बिखरी नहीं थी। आभा के दबाव में आसपास के सभी राक्षसी जानवर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भले ही वे राक्षसी जानवर थे, इस तरह की सर्वोच्च आभा ने उन्हें अपने दिल की गहराइयों से डर महसूस कराया। लंबे समय के बाद जब आसपास के सभी राक्षसी जानवर चले गए, तो आइस एम्प्रेस की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई। बर्फ के महल के दरवाजे 100 ध्वनि के साथ खुल गए। आर्या किंग के नेतृत्व में हर कोई धीरे धीरे गहन बर्फ महल से उतरा। जहां तक बर्फ के पक्षी के पीठ पर लेटे 4 लोगों की बात है, वे पूरी तरह से निराश थे। वे केवल इस मिशन को छोड़ सकते थे। समूह के सामने 500 मीटर की दूरी पर एक विशाल पहाड़ी दीवार थी। पहाड़ी दीवार के नीचे एक विशाल ब्लैक होल था। ये एक राक्षस के मुंह की तरह था। एक नज़र से दिल कांप जाएगा। ये छेद शाही वन का प्रवेश द्वार था। ये घूप अंधेरा था और कोई आवाज या हलचल नहीं थी। ये बहुत शांत था। अर्जुन देव ने धीरे धीरे काली जमीन पर टहल रहे थे। वह छेद का निरीक्षण करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने सार को प्रसारित किया और पाया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। ये सामान्य का 100वां हिस्सा था। हवा में अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा डीप एबिस राक्षसी दुनिया से राक्षसी क्यू थी। यदि कोई बहुत अधिक सांस लेता है तो ये उसके शरीर को राक्षसी बना देगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग कर सकता हूँ। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी बहुत सारे मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित न करूं। आर्या किंग ने आर्य कबीले के 4 शिखर मार्शल संतों को आगे बढ़ाया। जैसा कि उसने कहा, वह केवल 4 लोगों को लेकर आई थी। अन्य विशेषज्ञ गहन बर्फ महल में बने रहे। बाकी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से पीछा किया। अर्जुन देव थोड़ा धीमा था। वह समूह में सबसे पीछे था। जैसे ही अर्जुन देव ने छेद में प्रवेश किया, उन्हें तुरंत एक ठंडी धारा महसूस हुई। ठंडी की उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके आंतरिक अंगों पर हमला कर दिया। अर्जुन देव आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से अपना सार प्रसारित किया और अपने आंतरिक अंगों की रक्षा की। इसी समय उसने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ठंडी क्यू को जल्दी से खत्म करने के लिए कुछ सार को अलग कर दिया। उन्हें अपने आंतरिक अंगों की रक्षा करने और अपने शरीर में ठंडी क्यू को खत्म करने के लिए अपना ध्यान विभाजित करना पड़ा। इस तरह समूह की गति बहुत धीमी थी। गहरी और शांत गुफा अथाह लग रही थी। ये पिच काला था। हर किसी की दृष्टि 10 मीटर से भी कम तक सीमित थी। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक निराश महसूस कराया, वह ये था कि कई काश्तकारों ने रोशनी के पत्थर, रात के मोती और फ्लेम स्टोन्स के अंदर की चीजें निकाल लीं। आमतौर पर वे कमरे को रोशन करने में सक्षम होंगे, हालांकि इस समय वे प्रकाश का एक निशान भी नहीं दे सकते। सामने से आर्या किंग की आवाज आई। उन्होंने उदासीनता से कहा, इस सुरंग में कोई अन्य खतरा नहीं है। सारा प्रकाश हवा में राक्षसी क्यू द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। वास्तव में हवा में काले पदार्थ के काले तार थे। जब प्रकाश इसके संपर्क में आता था तो ये चुपचाप अवशोषित हो जाता था। ये बहुत अजीब था। हालांकि आर्या किंग ने कहा कि इस गुफा में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अर्जुन देव ने अपनी सतर्कता को कम नहीं होने दिया। उसका दाहिना हाथ तलवार की मूठ पर बना रहा। उसने अपनी आभा वापस ले ली। जिस क्षण कोई अजीब हरकत हुई, उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। शांत गुफा में सजीव माहौल में कोई नहीं बोला, केवल कदमों की आहट चल रही थी। अज्ञात समय तक चलने के बाद अर्जुन देव को महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की सुरंग अधिक से अधिक तिरछी हो रही है। वे पहले ही बहुत गहरे भूमिगत हो गए थे। लंबे समय के बाद समूह की दृष्टि अचानक चमक उठी। वे अंत में गुफा से बाहर चले गए। उनकी आंखों के सामने एक विशाल भूमिगत दुनिया दिखाई दी। उनके सामने एक असीम काला जंगल था। जंगल भयानक और अजीब था। जंगल में अनगिनत काला कोहरा छाया हुआ था और उसमें से अत्याचारी जानवरों की दहाड़ आ रही थी। दहाड़ सबके कानों में गूंज गई, जिससे वे निराश महसूस करने लगे और उनकी क्यू और खून बढ़ गया। अप्रत्याशित रूप से इन जानवरों की दहाड़ उनके मस्तिष्क को बाधित कर सकती है। क्या ये बदनाम शाहीवन है? एक किसान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आर्या किंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। 3 पवित्र गुरुओं ने जंगल की परिधि के चारों ओर एक बाधा बिछाई है। हम यहाँ सुरक्षित हैं।
अगर हम 100 मीटर और चलते हैं तो हम जंगल की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? गहन बर्फ का फूल कहाँ है? चलो जल्दी चलते हैं, शाही कुल के एक वंशज ने उत्सुकता से कहा। आर्य किंग ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने पहले आर्य कबीले के 4 विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। बाकी लोग एक लाइन में पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे निराकार बाधा को तोड़ते तो अर्जुन देव और अन्य लोगों पर उनकी एक नज़र महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे ये उनके सभी रहस्यों को देख सकता था। बैंग बैंग बैंग। ठीक इसी समय 5 मध्यम वयस्क पुरुषों के शरीर पर एक लाल रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वे विस्फोट हो गए, बिना किसी पूरी लाश के मर गए। अचानक आए इन घटनाक्रमों ने सभी को चौंका दिया। मरने वाले 5 लोग शाही दरबारों के कुलीन वंशों से थे। इस समय शाही दरबारों के सभी वंशजों के मन उदास थे। यह अज्ञात था कि वे क्या सोच रहे थे। आर्य किंग भावहीन होकर इन लोगों के पास चला गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने ये नहीं कहा कि हमें मार्शल किंग विशेषज्ञों को लाने की अनुमति नहीं है? आप में से कुछ लोग अब जा सकते हैं। जहां से आए हैं वहीं वापस जाएं। केवल अब सभी को समझ में आया कि शाही दरबारों के ये 5 वंशज गुप्त रूप से मार्शल किंग विशेषज्ञों को अपने साथ लाए थे। इसके अलावा उन्होंने आर्य कबीले के विशेषज्ञों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ अज्ञात विधि का उपयोग किया था। लेकिन इस गहन वन में 3 पवित्र गुरुओं की बाधा के भीतर उनके छिपने के लिए कुछ नहीं था। वे टुकड़ों में उड़ा दिए गए। जब उन 5 ने आर्य किंग की बातें सुनी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनमें से प्रत्येक के पीछे कुछ सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत सेवक थे। कुल मिलाकर वे 20 लोग थे। उनके पास आर्य कबीले की तुलना में कहीं अधिक लोग थे। नेता ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, आर्या किंग, ये अब गहरा बर्फ का महल नहीं है। मुझे इधर उधर आदेश देने की कोशिश मत करो। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से मार्ग का नेतृत्व करें, अन्यथा मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। का उसके बोलने के ठीक बाद उसके पीछे के 20 लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। की को मारना उनके शरीर से विकिरण हो गया जब वे आर्या किंग को घूर रहे थे। लापरवाह। आर्या किंग ने खंड से सूंघा। उसके पीछे 4 लड़कियों के पैरों के नीचे सफ़ेद बर्फ की लहरें दिखाई दीं। जल्द ही बर्फ की लहरें जुड़ गईं और आर्या किंग के पैरों में चली गईं। बूम। तुरंत आर्या किंग की आभा असीम रूप से बढ़ गई। उन्होंने जो भावना दी वो एक शिखर मीडियल ग्रेड मार्शल किंग की थी। ये बहुत भयावह था। नेता का दिल कड़ा हो गया। उसे मौत का खतरा महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से कहा, हमला। ची। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 5 राजकुमारों के पीछे के अधीनस्थ एक पल में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। आर्या किंग ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या है? का सभी बर्फ की मूर्तियां सिमट गईं। वे सभी मर चुके थे। बैंग बैंग। बर्फ जमीन पर गिर गई और फिर से सिमट गई। अंदर की लाशें लगातार फटती जा रही थीं। 5 वंशज इतने डर गए थे कि वे पीले पड़ गए। उनके दाहिने हाथ जो उनके कृपाण को पकड़े हुए थे कांपने लगे। हाथापाई करना। आर्या किंग ने शांति से कहा। एक पल में 15 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट्स को मारना। आर्या किंग ने जो ताकत दिखाई वो बहुत भयानक थी। हालांकि उनमें से 5 ग्रेट परफेक्शन सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट्स थे, लेकिन उन्होंने एक राज्य को नहीं समझा था। वे सामान्य मार्शल सेंट्स की तुलना में केवल थोड़े ही मजबूत थे। सच्ची प्रतिभाओं की तुलना में वे बहुत कमजोर थे। वर्तमान आर्या किंग का सामना करते समय उनके पास जीत की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि वे ऐसे ही जाने को तैयार नहीं थे। वंशजों के नेता ने अपने दिल में असंतोष के साथ धर्मपाल मार्क्विस की ओर देखा। धर्मपाल मार्क्विस यिंग जियाओ ने सुनहरे युद्ध कवच पहने और अपनी पीठ पर 2 मीटर लंबी तलवार रखी थी। ये पवित्र हथियार था, आकाश को विभाजित करने वाली तलवार। उसके पीछे 4 किसान एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। जब उसने इस व्यक्ति की टकटकी देखी तो उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और इस व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए इससे बच गया। उसकी आखिरी उम्मीद टूटने के साथ वे केवल हार मान सकता था। उसने अपना हथियार पैक किया और असहाय होकर वहां से चला गया। अपनी मार्शल स्पिरिट की विशेष गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए उसने 4 लोगों की ऊर्जा को पूरी तरह से आर्या किंग में स्थानांतरित कर दिया। इसने तुरंत अपने युद्ध कौशल को मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के शिखर पर पहुंचा दिया। उपस्थित कई लोगों ने आर्या किंग की ताकत में अचानक वृद्धि के पीछे के रहस्य को समझ लिया था, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि भले ही वे रहस्य जानते हों, वे केवल अस्थायी रूप से आर्या किंग से सामना करने से बच सकते थे। पूर्ण शक्ति के सामने कभी कभी तकनीक बेकार हो जाती थी। अर्जुन देव को आइस साम्राज्य की आभा के साथ अच्छा अनुभव था। उन्होंने कहा, वे लोगों को मारकर अपनी ताकत साबित कर रहे हैं। जब हमें गहरा बर्फ का फूल मिल जाता है तो गुप्त उद्देश्यों वाले उन लोगों को 2 बार सोचना होगा। वंशजों में से एक ने धीरे से आह भरी,
गहन बर्फ के फूल का मूल्य उन गुप्त खजानों या उच्च रैंक वाली मार्शल तकनीकों से कम नहीं था। ये विशेष रूप से बर्फ जिम्मेदार किश्तेवारों के लिए था। ये बहुत उपयोगी था। उस समय ये गारंटी देना कठिन था कि ऐसे लोग होंगे जो अराजकता का फायदा उठाकर गहन बर्फ के फूल को लक्षित करेंगे। इसके अलावा ऐसा होने की उच्च संभावना थी। आर्या क्लेन ने आर्या किंग को अपनी शक्ति स्थापित करने का मौका देने के लिए जानबूझकर इन 3 मार्शल किंग्स को रिहा कर दिया। आर्या किंग भीड़ की आलोचना को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से बोले, ये गहरा बर्फ का फूल मेरे आर्या क्लेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले 100 साल से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब हमें गहन बर्फ का फूल मिल जाता है तो मैं तुरंत सभी के लिए फायर ली संप्रदाय के अवशेष खोल दूंगा। मिस वेद्या, निश्चिंत रहें, हमारे पास गहन बर्फ के फूल के लिए कोई गुप्त उद्देश्य नहीं होगा, बस रास्ता दिखाएं। मैं एक आग से प्रभावित कृषक हूं। गहन बर्फ का फूल केवल मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मिस वेद्या, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मिस वेद्या के गहन बर्फ के फूल को छीनने की कोशिश करता है तो वे मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। सनवेई, मैं उनकी मदद करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मिस वेद्या के गहरे बर्फ के फूल को छीनने की कोशिश करता है तो वे हमारे दुश्मन होंगे। जब सभी ने आर्या किंग की ताकत देखी तो उन सभी ने उसके शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए व्यक्त किया कि वे गहन बर्फ के फूल को छीनने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो वे मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। स्वाभाविक रूप से वे जो छीनना चाहिए वे छीन लेंगे। कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। आर्या किंग ने धीरे से कहा, सभी की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आओ। आर्या किंग के बोलने के बाद उसने भीड़ को अंधेरे और अजीब जंगल में ले जाना शुरू कर दिया। जंगल में तरह तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी शाखाएं शानदार थीं और यहां तक कि 2 लोग भी उनके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटने में सक्षम नहीं थे। जमीन पर मोटे पत्ते और कुछ काली घास थी। जब भीड़ ने उन पर कदम रखा तो उन्होंने सरसराहट की आवाज दी। इस कुख्यात स्याही वन में किसी ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया और अपने परिवेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पुच्सी ही अचानक भीड़ के बीच एक कटोरे जितना मोटा काला सांप जमीन से निकला। उसका शरीर काली से क्यूई से ढका हुआ था। उसके शरीर पर घनी भरी तराशें धात्विक चमक से टिमटिमा रही थीं। श्वा ध्वनि के साथ ये पीछे से एक किसान के सिर को काट देता है। ये बिजली के एक काले बोल्ट की तरह चमक रहा था। इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। ची ची ची। उस काले सांप को मारने का समय नहीं था। एक पल में सैकड़ों ऐसे काले सांप जमीन से निकले। कई काश्तकारों को गार्ड से पकड़ लिया गया और उन्हें काट लिया गया। ऐसे लोग भी थे जिनके हाथ काट लिए गए थे। जहर तुरंत उनके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उनके मुंह पर झाग आ गया। उन्हें जहर देकर मार डाला गया। अर्जुन देव ने काले सांप के हमले को चकमा देते हुए जल्दी से पीछे की ओर चकमा दिया। उसने जल्दी से लूनर शैडो कृपाण को खींचा और बिजली के बैंगनी बोल्ट की तरह उस पर काट दिया। डैंग डैंग। जब कृपाण काली त्वचा से टकराती है तो ये एक धातु की ध्वनि देती है। अप्रत्याशित रूप से ये केवल दूसरे पक्ष के कुछ पैमानों को काटने में कामयाब रहा। क्या मजबूत बचाव है। अपनी ताकत के 20% के साथ भी मैं अभी भी दूसरे पक्ष को घायल करने में असमर्थ हूं। अर्जुन देव आश्चर्यचकित थे। काले सांप को दर्द महसूस हुआ और उसका ऊपरी शरीर हवा में उड़ गया। अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। काले सांप ने अपना मुंह खोला, जिससे ठंडी रोशनी से टिमटिमाते भयानक नुकीले नुकीले दिखाई दिए। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने लूनर शैडो कृपाण को फिर से घुमाया। पहले की तरह उसने अपनी ताकत का केवल 20% ही इस्तेमाल किया। हालांकि उसने उस जगह पर सटीक रूप से काटा जहां तराशें गिर गई थीं। एक पल में उसने दूसरे पक्ष को आधा काट दिया। हू छी। हवा में काले सांप के ऊपरी शरीर की अभी तक मौत नहीं थी। उसने अपनी जीभ घुमाई और बिजली की गति से अर्जुन देव के चेहरे को काटने की कोशिश की। मर जाओ, अर्जुन देव चिल्लाए और लूनर शैडो कृपाण बिजली के बैंगनी बोल्ट में बदल गया। कृपाण पर कृपाण की रोशनी दिखाई दी और सांप की जीभ चकनाचूर हो गई। सांप काली धुंध के झुरमुट में बदल गया और बिखर गया। अब तक काले सांप का खतरा हल नहीं हुआ था। अर्जुन देव ने काली धुंध को तितर बितर करने के लिए हथेली पर प्रहार किया, जिससे समस्या का समाधान हो गया। अन्य लोग अर्जुन देव की तरह भाग्यशाली नहीं थे। कई काश्तकारों ने स्पष्ट रूप से काले सांप को आधा काट दिया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले सांप में इतनी मजबूत जीवन शक्ति होगी। उनका ऊपरी शरीर अभी भी हमला कर सकता था और वे सांप के जबड़े के नीचे मर गए। कई लोग ऐसे भी थे जो काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। अपनी पीठ पर तलवार रखने वाले धर्मपाल मार्किस ने अपना हथियार भी नहीं निकाला। उसने काले सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
अनगिनत तारे ऋतुराज लांबा के शरीर के चारों ओर टिमटिमा रहे थे, जो तेज तलवार क्यूई में बदल गए। तलवार क्यूई अतुलनीय रूप से तेज थी और आसानी से काले सांप को आधा काट देती थी। हर बार जब कोई तारा टिमटिमाता था तो एक काला सांप मर जाता था। एक पल में ऋतुराज लांबा ने 10 से अधिक काले सांपों को मार डाला था। हरेंद्र रेड्डी के हाथ में एक लाल रंग की तलवार थी। उसने एक भयावह मुस्कान प्रकट की, क्योंकि तलवार काले सांप के माध्यम से छेद कर रही थी, जिससे जी ध्वनि निकली। काले सांप का शरीर तेजी से सिकुड़ गया। इसने अजीब तरह से सभी काली जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया। काली जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद तलवार पर लाल बत्ती और भी चमकदार हो गई। म्यू यांग शियू के हाथ में तलवार बेहद तेज थी। पलक झपकते ही उसने अज्ञात संख्या में हत्या के हमले भेजे थे। काला सांप हवा में उछला ही था कि उसने उसे अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। शी हे प्रांत के यान कबीले के वंशज यान कियान हे के बड़े भाई ने एक विशाल काला हाथ भेजा। इसने कसकर जकड़ लिया और कई काले सांपों को एक साथ दबाया, जिससे उन्हें हिलने से रोका जा सके। आया किंग और भी अधिक आराम से था। उसे एक कदम उठाने की भी जरूरत नहीं थी। वे काले सांप उन चारों के चारों ओर घूम गए। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, वे धीरे धीरे बर्फ की मूर्तियों में जम गए। थोड़ी देर बाद वे बर्फ के अनगिनत टुकड़ों में बदल गए। अर्जुन देव ने कुछ देर तक इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें चमन चौधरी नहीं मिला। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि चमन चौधरी पहले ही एक बड़े पेड़ की चोटी पर कूद चुके थे। चमन चौधरी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने नीचे के लोगों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। जब समूह ने सभी काले सांपों को मारना समाप्त कर लिया तो उन्होंने लोगों की संख्या गिनी। उन्होंने पाया कि राक्षसी जानवरों की पहली लहर ने 20 से अधिक लोगों को मार डाला था। पहले आर्या किंग के हाथों मरने वाले लोगों को शामिल करते हुए मूल 100 में से केवल 70 या 80 लोग बचे थे। ये एक भारी नुकसान था। हालांकि अधिकांश मरने वाले लोग वंशजों के नौकर और अधीनस्थ थे। वास्तव में मजबूत उत्कृष्ट प्रतिभाओं को कोई हल्की चोट भी नहीं लगी। काले सांपों की ताकत मीडियल ग्रेड रैंक 6 राक्षसी जानवरों और पीक ग्रेड राक्षसी जानवरों के बीच होनी चाहिए। उनकी बड़ी संख्या और मजबूत जीवन शक्ति के अलावा उनके पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता नहीं था। वे वास्तव में समूह को धमकी नहीं दे सकते थे। कुछ देर आराम करने के बाद आर्या किंग के नेतृत्व में समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में जिन राक्षसी जानवरों से वे मिले, वे मजबूत हो गए। ऋतुराज लांबा जैसे राज्यों को समझने वाले काश्तकारों के अलावा अन्य वंशजों में भी चोट के लक्षण दिखाई देने लगे। लोगों की संख्या में भी 60 से अधिक की कमी आई है। इससे पहले कि वे फायर ली संप्रदाय अवशेष तक पहुंचते, मूल संख्या का आधा ही बचा था। कुछ लोग पीछे हटना चाहते थे। हालांकि अगर वे समूह छोड़ देते हैं और अकेले लौट आते हैं तो वे मौत की तलाश करेंगे। साधना के मार्ग की क्रूरता इस समय बहुत वास्तविक थी। यदि कोई पर्याप्त मजबूत नहीं या उसके पास एक मजबूत भाग्य था, तो वे पलक झपकते ही दूसरों के लिए एक कदम बन जाएंगे, दूसरों द्वारा ठंड से भुला दिए जाएंगे। अर्जुन देव के सामने कई जीवंत उदाहरण सामने आए। इसने उसे मजबूत बनने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। वे दूसरों के लिए सीढ़ी नहीं बन सका। अचानक आर्या किंग रुक गया और सामने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हम आ गए हैं। उस पेड़ के पीछे गहरा बर्फ का फूल है। हालांकि एक रैंक 7 राक्षसी जानवर इसकी रखवाली कर रहा है। इससे पहले कि हम गहन बर्फ का फूल चुन सकें, हमें इसे मारना होगा। एक रैंक 7 राक्षसी जानवर। सभी के हाव भाव बदल गए। एक वंशज ने नाखुशी से कहा, आर्या किंग, क्या तुमने ये नहीं कहा कि गहन बर्फ का फूल इंक 1 की परिधि पर है? रैंक 7 राक्षसी जानवर कैसे हो सकता है? क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? आर्या किंग ने शांति से कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये वास्तव में स्याही वन की परिधि है। मैंने इस बात की भी गारंटी नहीं दी कि परिधि में कोई रैंक 7 राक्षसी जानवर नहीं होंगे। दरअसल आर्या किंग ने केवल इतना कहा था कि गहरा बर्फ का फूल स्याही वन की परिधि पर था। उसने इस बात की गारंटी नहीं दी कि परिधि पर कोई रैंक 7 राक्षसी जानवर नहीं होंगे। अर्जुन देव की बातों में कोई विरोधाभास नहीं था। किसी को भी उसका खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका। पूछने वाले ने उदास महसूस किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ऋतुराज लांबा ने उदासीनता से कहा, आर्या किंग, बस हमें बताएं कि ये किस तरह का राक्षसी जानवर है और इसका युद्ध कौशल क्या है। यदि ये एक नियमित रैंक 7 राक्षसी जानवर है तो हम में से इतने सारे लोगों के साथ हमें इसे हराने में सक्षम होना चाहिए।
जब आर्या किंग ने ये सुना तो उन्होंने कहा, उस मामले में मैं प्रत्यक्ष रहूंगा। गहन बर्फ के फूल की रखवाली करने वाला राक्षसी जानवर एक चोटी रैंक 7 राक्षसी जानवर स्कारलेट फ्लेम चीफ है। इसकी ताकत एक औसत दर्जे के ग्रेड मार्शल किंग के बराबर है। आर्या कबीले ने कई बार लोगों को यहां भेजा है, लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं। हेरन रेड्डी ने भौएं सिकोड़ लीं और कहा, चूंकि ऐसा है, क्या आपने कोई तैयारी की? मुझे ये मत बताओ कि तुम अपनी सारी उम्मीदें हम पर रख रहे हो। आर्या किंग ने सिर हिलाया और कहा, आर्या कबीले ने पहले जिन लोगों को भेजा था उनमें से आधे लोग यहाँ रास्ते में मर गए। शेष लोगों की युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वे इस स्कारलेट फ्लेम चीफ के लिए मैच नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि इस बार ये अलग है। हमारे बीच कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो घायल नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे केवल इन 10 लोगों की मदद की जरूरत है। शेष लोगों को बस उन राक्षसी जानवरों को भगाने में मदद करने की जरूरत है। हेरन रेड्डी ने उदासीनता से कहा, आप इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं, हालांकि आपने ये नहीं कहा है कि स्कारलेट फ्लेम चीफ को हराने के लिए आपका तुरुप का पत्ता क्या है। आर्या किंग ने अपने ठंडे चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने धीरे से कहा, तुरुप का पत्ता। मैं इस ऑपरेशन का तुरुप का पत्ता हूं। क्या आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है? कितने साहसिक शब्द हैं। सभी ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो ये वास्तव में वैसा ही था जैसा कि आर्या किंग ने कहा था। आर्या कबीले की अपनी ताकत को अपने शरीर के साथ मिलाने की विशेष गुप्त तकनीक का उपयोग केवल राजकुमारी द्वारा ही किया जा सकता था। ये वास्तव में एक तुरुप का पत्ता था। हेरन रेड्डी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसने कहा, ठीक है, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। अब आपको किन 10 लोगों से मदद की जरूरत है? ये सुनकर सभी उत्सुक हो गए। वे 10 लोग कौन थे जिनका उल्लेख आर्या किंग ने किया था, जिन्हें कोई चोट नहीं लगी थी और वे अभी भी अपनी पूरी युद्ध शक्ति बनाए रख सकते थे? आर्या किंग ने धीरे से कहा, मुझे आशा है कि जिन लोगों को मैं चुनता हूं वे मेरे निमंत्रण का अस्वीकार नहीं करेंगे। केवल इस स्कारलेट फ्लेम चीफ को मारकर ही मैं फायर ली संप्रदाय के अवशेष के दरवाजे खोलूंगा, अन्यथा अपने एक व्यर्थ यात्रा की होगी। इतना कहकर वो भीड़ को बूरने लगी और धीरे से एक नाम बुलाया, चमन चौधरी। आपके पास मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, है ना? चमन चौधरी के हाव भाव से आश्चर्य का जरा सा भी संकेत नहीं मिला। वो उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं। ऋतुराज लांबा, म्यू यांगस्यू, हेरन रेड्डी, धर्मपाल मार्क्विस, यिन याओ, यान चिक्स्यू, शी फिंग, सन वेई, आपके पास मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है ना? जिन 7 लोगों को बुलाया गया था उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आर्या किंग के निमंत्रण पर सहमत हो गए। ये 7 लोग या तो 3 महान संप्रदायों के गर्व से शिष्य थे या कुलीन कुलों के वंशज थे जिनके पास विरासत में मार्शल स्पिरिट्स थीं। भीड़ बहुत हैरान नहीं थी। पहले से ही 8 लोग थे और केवल 2 ही बचे थे। भीड़ को आश्चर्य होने लगा कि और किसे नहीं बुलाया गया है। अचानक आर्या किंग की निगाहें भीड़ के एक बेहद छिपे हुए कोने पर रुक गईं। भीड़ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और पाया कि जिस व्यक्ति को आर्या किंग देख रहे थे वो डू हाओ था। दक्षिण में डू कबीले को कुछ शक्ति वाला कबीला माना जा सकता है। हालांकि ये विरासत में मिले 2 कुलीन कुलों, जी कबीले और सूर्य कबीले से बहुत दूर था। इसके अलावा रास्ते में उन्होंने डू हाओ के बारे में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं देखा। आर्या किंग की इस व्यक्ति की पसंद पर भीड़ बहुत आश्चर्यचकित थी। महावीर ने आर्या किंग की निगाहों को महसूस किया और धीरे से मुस्कुराया, मिस वेद्या, मुझे मत बताओ कि आपको लगता है कि मैं 10 लोगों में से एक हूं। आर्या किंग की निगाहें एक खंभे की तरह थीं, जैसे कि वो दूसरे पक्ष के भेस के माध्यम से देख सकती थीं। उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं? डू हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वो इस समय बाहर खड़े होने को तैयार नहीं था। हालांकि अगर वो अस्वीकार कर देता है तो वो आसानी से सभी का निशाना बन जाएगा। स्कारलेट फ्लेम चीफ को मारना पड़ा, अन्यथा भीड़ फायरली संप्रदाय अवशेष में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि वो अनिच्छुक था तो आर्या किंग इसे कार्यवाही न करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगा। जिन लोगों को पहले बुलाया गया था वे निश्चित रूप से अनिच्छुक होंगे। हालांकि प्रोफेशनल्स और विपक्षों को तौलने के बाद वे केवल सहमत हो सकते थे। चूंकि मिस वेद्या मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, इसलिए मैं अनिच्छा से ऐसा करूंगा। ये सोचकर डू हाओ केवल दूसरे पक्ष के फैसले से सहमत हो सके। 10 में से एक व्यक्ति अभी भी लापता था। भीड़ ने फिर से आर्या किंग की निगाहों का अनुसरण किया। उनकी निगाहें एक कोने में खड़े अर्जुन देव पर टिकी थीं। अर्जुन देव को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आर्या किंग के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना वो बाहर चला गया।
अन्य लोग अर्जुन देव के चयन से हैरान नहीं थे। आखिरकार सुनवेई को भी चुना जा सकता था। अर्जुन देव का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, जो सुनवेई को आसानी से हरा सकते थे। जब आर्या किंग ने देखा कि 10 लोग सहमत हैं, तो उसने शेष 50 से कहा, 5 के समूहों में विभाजित हो जाओ और 1 किलोमीटर तक फैल जाओ। बस किसी भी राक्षसी जानवर को हमारे करीब न आने दें। आर्या किंग ने इन लोगों को अराजकता का फायदा उठाकर गहन बर्फ के फूल को छीनने से रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की। चाहे कुछ भी हो, उन्हें गहन बर्फ का फूल प्राप्त करना था। हालांकि 50 लोग अनिच्छुक थे, लेकिन अन्य राक्षसी जानवरों से निपटना रैंक 7 राक्षसी जानवर से बेहतर था। इसके अलावा फायरली संप्रदाय अवशेष अभी तक नहीं खोला गया था। वे अभी केवल आर्या किंग की व्यवस्था सुन सकते थे। थोड़ी देर बाद 50 लोगों के जाने के बाद आर्या किंग ने कहा, उस पेड़ के पीछे एक टीला है, वहां गहन बर्फ का फूल उगता है। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने कभी भी प्रोफाउंड आइस फ्लावर को नहीं छोड़ा। अर्जुन देव ने जिस दिशा में अर्जुन देव ने इशारा किया था, उसी दिशा में देखा। वो पेड़ समूह से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। ट्रंक को घेरने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होगी। पेड़ कई 100 मीटर लंबा था। इसकी शाखाएं हरी भरी थीं और इसकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई थीं। ये लंबा और सीधा था, जो समूह की दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था। मुझे देखने दो कि ये स्कारलेट फ्लेम चीफ किस तरह का राक्षसी जानवर है। हरेंद्र रेड्डी जोर से चिल्लाए। उसके हाथ में लाल रंग की तलवार ने अचानक एक धधकती हुई लाल रंग की रोशनी दी। सू, एक तेज और बढ़ती लाल रंग की तलवार क्यूई पेड़ पर तेजी से उड़ान भरी। लाल रंग की तलवार क्यूई एक तेज कृपाण की तरह थी, जो आसानी से पेड़ को आधा काट देती। गड़गड़ाहट। पेड़ का विशाल तना जमीन पर भारी पड़ गया। समूह की दृष्टि तुरंत चौड़ी हो गई। उन्होंने आखिरकार स्कारलेट फ्लेम चीफ को देखा। ये पृथ्वी पर वानरों के समान दिखता था। ये जमीन पर सीधा खड़ा था और 8 मीटर लंबा था। इसके कंधे चौड़े थे और इसका शरीर मजबूत था। इसकी छाती की मांसपेशियां मांस के छोटे छोटे पहाड़ों जैसी लग रही थीं। इसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था। इसकी आंखों में एक गहरी लाल रंग की लौ जल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इसके कंधे पर 2 मीटर लंबी हाथ चौड़ी तलवार थी। स्कारलेट फ्लेम चीफ के पीछे एक टीले पर एक क्रिस्टलीय शुद्ध सफेद फूल अजीब तरीके से खिल रहा था। वही गहन बर्फ का फूल होना चाहिए। लाल रंग की तलवार क्यों ही धीमी नहीं हुई, क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ गई। जब स्कारलेट फ्लेम चीफ ने तलवार क्यूई को उस पर उड़ते देखा, तो इसके होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने अपने बाईं हाथ से तलवार क्यूई को मारने के लिए इस्तेमाल किया। एक धमाक के साथ ये अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार क्यूई तुरंत गायब हो गई। ये हवा में लाल रंग की धागों में बदल गई और शून्यता में लौट गई। हरेंद्र रेड्डी के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में शक्तिशाली है। इसने एक थप्पड़ के साथ मेरे ब्लड फील्ड स्वॉर्ड क्यूई को दूर करने में सफलता पाई। मुझे आश्चर्य है कि इसमें किस तरह की ताकत होती है जब ये अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। हमला। आर्या किंग चिल्लाया और तुरंत 4 आर्य कबीले के काश्तकारों को आगे बढ़ाया। सभी ने पीछा किया। अर्जुन देव और अन्य लोगों के लिए 1000 मीटर की दूरी केवल कुछ सांसें लेती थीं। जल्द ही वे स्कारलेट फ्लेम चीफ के सामने पहुंचे। जब वे करीब पहुंचे तो उनमें से 10 स्पष्ट रूप से स्कारलेट फ्लेम चीफ की भारी आभा को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकते थे। हालांकि ये आभा आइस एम्प्रेस से बहुत कम थी। हालांकि सभी को कुछ दबाव महसूस हुआ, लेकिन इससे उनकी युद्ध क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। गुप्त तकनीक, बर्फ संघनन। आर्या किंग ने ठंड से सूंघा। उसके सिर पर काले बाल अचानक बर्फ ठंडे सफेद हो गए। उस ठंडे और उत्तम चेहरे ने सभी मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से खो दिया। ये ठंडा और भावनाहीन लग रहा था। उसकी निगाहें हर जगह से गुजरीं, यहां तक कि हवा भी ठंड से ढकी हुई थी। उसके पीछे की 4 लड़कियों ने जल्दी से अपना सार आर्या किंग में स्थानांतरित कर दिया। एक पल में आर्या किंग की आभा ने स्कारलेट फ्लेम चीफ की आभा को दबा दिया। फ्रॉस्ट रेज। शुरू से ही आर्या किंग ने अपनी ताकत नहीं छिपाई। अचानक स्कारलेट फ्लेम चीफ के पैरों के नीचे एक असीम ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, तापमान तेजी से गिर गया। थोड़ी देर बाद हवा में एक दिखाई देने वाली सफेद ठंडी क्यूई दिखाई दी। ठंडी क्यूई हिंसक रूप से घूमती रही, जिससे एक बड़ा भंवर बन गया। स्कारलेट फ्लेम चीफ का विशाल शरीर भंवर में हिलने के लिए संघर्ष कर रहा था, मुक्त होने की कोशिश कर रहा था।
हालांकि आसपास का तापमान बहुत कम था, इसके अलावा तेज ठंडी हवा चली, ये भंवर के केंद्र से मुक्त नहीं हो सका। सू। आर्या किंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक असीम ठंड क्यूई तुरंत इकट्ठा हो गई। यह ऐसा था जैसे स्कारलेट फ्लेम चीफ के शरीर में बर्फ का एक ब्लॉक सीए सीए ध्वनि के साथ दफन हो गया हो। थोड़ी देर बाद स्कारलेट फ्लेम चीफ की सतह बर्फ से ढक गई, जिससे ये एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल गया। स्कारलेट फ्लेम चीफ को आर्या किंग द्वारा तुरंत जमाए हुए थे। ये कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि स्कारलेट फ्लेम चीफ इतनी आसानी से मर जाएगा। धर्मपाल मार्क्विस तेज आकाश ने अपनी पीठ से स्काई स्प्लिटिंग सोर्ड निकाला और हवा में छलांग लगा दी। स्काई स्प्लिटिंग सोर्ड स्कारलेट फ्लेम चीफ के सिर पर कट गया। हर जगह स्काई स्प्लिटिंग सोर्ड गुजरा, हवा में लहरें दिखाई दीं। धर्मपाल मार्क्विस की आकृति अचानक सभी की दृष्टि में धुंधली हो गई। ये पानी में एक प्रतिबिंब की तरह था, इत्मीनान से आगे पीछे झूल रहा था। स्काई स्प्लिटिंग सोर्ड वास्तव में एक पवित्र हथियार है। अर्जुन देव चकित रह गए। यही सीन उन्होंने महेंद्र रावल की ब्यूटी अंडर द मून में देखा था। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि क्या हो रहा था। अर्जुन देव ने पवित्र हथियार में निहित दाव का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को बदलने के लिए किया जिस क्षण उन्होंने अपना कदम उठाया। इससे व्यक्ति की अंतरिक्ष की भावना भ्रमित हो जाती है, जिससे वे अपनी 5 इंद्रियां खो देते हैं। कोई सोच सकता है कि वो बहुत दूर था, लेकिन वो वास्तव में उनके ठीक सामने था। कोई सोच सकता है कि वो उनके ठीक सामने था, लेकिन जब वे अपनी कृपाण घुमाते थे तो वे उसे कभी नहीं मार पाएंगे। क्या है क्या? स्कारलेट फ्लेम चीफ के पैरों से स्कारलेट अर्थ फायर के तार धीरे धीरे उठे। स्कारलेट फ्लेम चीफ के शरीर पर बर्फ जल्दी पिघल गई। पलक झपकते ही इसने अपनी गतिशीलता को पुनः प्राप्त कर लिया। गुड़िया। स्कारलेट फ्लेम चीफ अजीब तरह से हंसा। उसने उस विशाल तलवार को घुमाया जो उसके पास थी। अप्रत्याशित रूप से आकाश में धुंधली लहरें थीं। स्कारलेट फ्लेम चीफ वास्तव में अपने कंधे पर एक पवित्र हथियार ले जा रहा था। हर कोई आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। एक राक्षसी जानवर एक विशाल हथियार ले जा रहा था, पहले से ही बहुत अजीब था। इसके अलावा ये विशाल हथियार वास्तव में एक पवित्र हथियार था। हालांकि उनकी आंखें तुरंत इच्छा से भर गईं। सुनवई ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मुझे ये पवित्र हथियार चाहिए, कोई भी इसे मुझसे छीनने वाला नहीं है। सुनवई ने अपनी तलवार निकाली और उसके पीछे एक डूबता हुआ सूर्य दिखाई दिया। ये तलवार पर चमक रहा था, एक चमकदार चमक दे रहा था। ये सूर्य कबीले की विरासत में मार्शल स्पिरिट थी, लोनली वैनिंग मून। मारो, सुनवई ने चिल्लाया। उसने स्कारलेट फ्लेम चीफ और धर्मपाल मार्क्विस के बीच लड़ाई के परिणामों के सामने आने का इंतजार नहीं किया। वो हवा में छलांग लगाई और आगे बढ़ा। जब 2 पवित्र हथियारों के द्वारा बनाए गए दुनिया के नियम आपस में टकराए तो पूरा अंतरिक्ष एक दृश्य दर से कांपने लगा। हर कोई महसूस कर सकता था कि एक अजीब ऊर्जा प्रसारित हो रही है। जब ये भावना गायब हो गई तो म्यूरान को अचानक एहसास हुआ कि उनका शरीर अनजाने में कुछ 100 मीटर की तरफ चला गया। उनका गठन पूरी तरह से व्यवधित हो गया। सनवेई जो हवा में थे ने समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो स्कारलेट फ्लेम चीफ पर जो तलवार भीज रहा था वो वास्तव में चमन चौधरी पर कट गई थी। सौभाग्य से चमन चौधरी पहले से चकमा दे गए, अन्यथा अगर चमन चौधरी को गार्ड से पकड़ा जाता है और वो अपनी विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पवित्र हथियारों के टकराव ने वास्तव में अंतरिक्ष के नियमों को अराजक बना दिया। सौभाग्य से प्रभावित क्षेत्र बड़ा नहीं था। यदि कोई वास्तविक ऋषि एक कदम उठाता है तो उपस्थित सभी लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकता है और ये नहीं बताया जा सकता था कि वे अभी भी जीवित रहेंगे या नहीं। कैंग क्यांग। ये ऐसा था जैसे धर्मपाल मार्क्विस की स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड और स्कारलेट फ्लेम चीफ का विशाल हथियार आखिरकार टकरा गए। एक जोरदार विस्फोट हुआ और धर्मपाल मार्क्विस तोप के गोले की तरह वापस गिर गया। बैंग बैंग बैंग। धर्मपाल मार्क्विस कई पेड़ों से टकराया। जमीन पर भारी गिरने से पहले उसे 500 मीटर से अधिक पीछे गिरा दिया गया था। स्कारलेट फ्लेम चीफ का लंबा और मजबूत शरीर लगातार पीछे की ओर बढ़ता रहा। इसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। एक विशाल बल जमीन पर प्रेषित किया गया था जिससे वो लगातार कांपने लगा। स्कारलेट फ्लेम चीफ धीरे धीरे रुकने से पहले टीले तक पीछे हट गया। आया किंग ने कहा, उसके साथ आमने सामने मत टकराओ। स्कारलेट फ्लेम चीफ एक राक्षसी जानवर है जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। यहां तक कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को भी अपनी असली ताकत को सहन करना मुश्किल होगा। जब सभी ने यह सुना तो वे सभी धर्मपाल मार्क्विस की ताकत पर गहरा सदमा गए। दूसरा पक्ष स्कारलेट फ्लेम चीफ को 100 मीटर पीछे गिराने में सक्षम था। वो कितना मजबूत था। हुची। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने खुद को स्थिर किया और जमीन पर पटक दिया।
जिससे पूरा जंगल हिल गया। उसका शरीर हवा में उड़ गया और बिजली की गति से हिमांशी पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इस स्कारलेट फ्लेम चीफ की दृष्टि और बुद्धिमत्ता बेहद चौंकाने वाली थी। ये बता सकता था कि आया किंग से निपटना मुश्किल है, इसलिए उसने पहले उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने कमजोर हिमांशी पर हमला करने का फैसला किया, उन्हें एक एक करके नीचे ले जाने की तैयारी की। हिमांशी के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार खोल दी। उसकी गति स्कारलेट फ्लेम चीफ से भी तेज थी। पलक झपकते ही वो पहले ही 100 से अधिक बार निकल चुकी थी। क्लैंग क्लैंग। जब तलवार स्कारलेट फ्लेम चीफ के शरीर पर लगी तो एक धातु की आवाज सुनाई दी। हिमांशी का हमला वास्तव में अपने बचाव को तोड़ने में असमर्थ था। ड्रैगन हाथ जब्त कर लेना। जब शीहे प्रांत के यान कबीले के वंशज जावलिका ने स्थिति देखी तो वो चिल्लाया और यान कबीले की विरासत में मिली मार्शल तकनीक को अंजाम दिया। एक विशाल काला हाथ कहीं से दिखाई दिया। जावलिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विशाल काले हाथ ने स्कारलेट फ्लेम चीफ के विशाल शरीर को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो हिलने से रोक सका। हिमांशी ने इस मौके को पकड़ा और उसकी तलवार कांपने लगी। एक प्रकाश फटा और जल्दी से स्कारलेट फ्लेम चीफ की दाहिनी आंख की ओर बढ़ा। गुड्डया। स्कारलेट फ्लेम चीफ अजीब तरह से हंसा। उसके बदसूरत चेहरे से एक अतुल्यनीय भयानक मुस्कान दिखाई दी। उसकी लाल आंखों ने अचानक 2 निडर लपटें उगल दीं। क्रूर लपटों ने आसपास की हवा को तुरंत जला दिया, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हिमांशी को गार्ड से पकड़ा गया। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कारलेट फ्लेम चीफ के पास ऐसा कोई कदम होगा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वो जल्दी से पीछे हट गई। हालांकि दोनों लपटें जल्दी ही एक साथ विलीन हो गईं। उनकी गति अजीब तरह से बढ़ गई, तुरंत हिमांशी की गति को पार कर गई। बर्फ। महत्वपूर्ण क्षण में आया किंग चिल्लाया और एक झटके में हिमांशी के सामने पहुंच गया। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके वस्त्र लगातार लहरा रहे थे। हिमांशी के ठंडे चेहरे पर अहंकार की झलक थी। अप्रत्याशित रूप से आइस एम्प्रेस की सुंदरता का एक निशान था। हिमांशी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक असीम ठंडी हवा चली। ठंडी हवा में सरसराहट हुई और तापमान गिर गया। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने जो लपटें चलाई थीं वे तुरंत जम गईं। हिमांशी ने अपनी उंगलियां बंद कर लीं और बर्फ तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। बहुत धन्यवाद। हिमांशी ने अर्जुन देव का धन्यवाद किया और इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से दूर हटकर जमीन पर उतरी। स्कारलेट फ्लेम चीफ बेरहमी से चिल्लाया। इसकी आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे आसपास के पत्ते गिर गए। तेज हवा चली और पत्ते हवा में नाचने लगे। बैंग। स्कारलेट फ्लेम चीफ के शरीर पर काली नसें उभरी हुई थीं, क्योंकि उसने काले हाथ को दूर धकेलने की कोशिश की थी। जावलिका के हाव भाव गंभीर हो गए, क्योंकि उसने कड़वाहट से पकड़ रखा था। हालांकि जावलिका के चिल्लाने के बाद स्कारलेट फ्लेम चीफ की हड्डियां लगातार टूटती रहीं। इसका शरीर वास्तव में एक भयानक डर से बढ़ा। उसने अपनी बाहों को हिलाया और काले हाथ को दूर धकेल दिया। जावलिका ने तुरंत एक कौर खून की उल्टी कर दी। उसका रंग भयावह रूप से पीला था। उसने एक औषधीय गोली अपने मुंह में भर ली और जल्दी से पीछे हट गया। गुड़िया। स्कारलेट फ्लेम चीफ के मुक्त संघर्ष करने के बाद ये एक जंगली घोड़े की तरह था जो अपनी लगाम से मुक्त हो गया था। वो अजीब तरह से हंसा और अपने पैरों को तेजी से जमीन पर ले गया। हर कदम के साथ जमीन थोड़ी कांप उठी। इससे पहले स्कारलेट फ्लेम चीफ एक स्ट्राइक से धर्मपाल मार्क्विस को उड़ान भरने में सक्षम थे। अब जब इसकी ताकत निडर हो गई थी तो कोई भी इससे हमले को रोक नहीं पाएगा। एक विचार के साथ आर्या किंग ने बर्फ की स्थिति को अंजाम दिया। अचानक बर्फ के टुकड़े आसमान से नीचे गिर गए। एक विचार के साथ बर्फ की दीवारें जमीन से उठ गईं, जिससे स्कारलेट फ्लेम चीफ अवरुद्ध हो गया। इससे सभी को हमला करने का समय मिला। बैंग बैंग बैंग। स्कारलेट फ्लेम चीफ का विशाल शरीर एक छोटे से पहाड़ की तरह था। बर्फ की मोटी दीवारें एक ही समय में अर्जुन देव और सनवेई के हमलों को रोकने में सक्षम थीं। अब जब स्कारलेट फ्लेम चीफ ने चार्ज किया तो बर्फ की दीवारें मृत शाखाओं को तोड़ने, टुकड़ों में टूटने जैसी थीं। बर्फ के टुकड़े और भी तीव्रता से नीचे बह गए। विलो कैटकिन बर्फ के टुकड़े पहले से ही हंस के पंखों के आकार के हो गए हैं। पहाड़ के जंगल की जमीन पर बर्फ की मोटी परत छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी आ गई हो। आर्या किंग ने अंततः अपनी बर्फ की स्थिति को अपनी सीमा तक ले आया। असीम हवा और बर्फ इकट्ठी हो गई। पहले की तुलना में और भी तेज बर्फ की दीवार आकाश में उड़ गई। स्कारलेट फ्लेम चीफ का अजेय चार्ज आखिरकार अवरुद्ध हो गया। इसका विशाल शरीर ऊंची बर्फ की दीवार से टकराया और एक धमाके से वापस उछल गया। हालांकि इससे पहले कि हर कोई आनंदित हो पाता, जैसे ही स्कारलेट फ्लेम चीफ पीछे हटा, उसने अपनी तलवार घुमाई और बर्फ की दीवार को आधा कर दिया। हालांकि आर्या किंग ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था।
उन्होंने सफलतापूर्वक स्कारलेट फ्लेम चीफ को विलंबित कर दिया था। सूक्ष्म तलवारबाजी, अनंत प्रकाश। ऋतुराज लांबा चिल्लाए और पूरा पहाड़ी जंगल अचानक घुप अंधकारमय हो गया। अनगिनत सितारे सबके सिर के ऊपर दिखाई दिए। दूर तारों भरे आकाश में ऋतुराज लांबा का जीवन सितारा अचानक चमक उठा। एक देदीप्यमान प्रकाश उतरा, 9 स्वर्गों में गिरा। जैसे ही प्रकाश उतरा, ऋतुराज लांबा ने अपनी तलवार अपने दाहिने हाथ में पकड़ी और इसे घुमा दिया। तुरंत ही एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही तलवार की रोशनी दिखाई दी, आकाश में तारों की रोशनी तुरंत मंद हो गई। अनंत प्रकाश की रोशनी के तहत प्रकाश देने वाले कुछ भी ने इसकी तीक्ष्णता से आगे निकलने या इसकी चमक को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही तलवार खींची गई, प्रकाश ने 9 स्वर्गों को रोशन किया। तारों की रोशनी मंद हो गई। केवल इस तलवार की रोशनी देखी जा सकती थी। ये लांबा कबीले की विरासत में प्राप्त तलवार तकनीक थी, सूक्ष्म तलवारबाजी। 1 साल बाद अर्जुन देव ने ऋतुराज लांबा को फिर से इस चाल को अंजाम देते हुए देखा। ये पहले की तरह ही लुभावनी थी। इस बार अर्जुन देव ने कुछ और भी गहरा देखा। इस तलवार तकनीक को बनाने वाले लांबा कबीले के वरिष्ठ को केवल एक प्रतिभा कहा जा सकता है। इसकी आभा इतनी महान थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। अर्जुन देव की दृष्टि से हालांकि इस तलवार तकनीक की शक्ति चौंकाने वाली थी, लेकिन ये निश्चित रूप से पूर्ण नहीं थी। आकाश की शक्ति इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। बूम! तलवार की रोशनी एक खंबे की तरह थी। अर्जुन देव सोच रहे थे तो इसने स्कारलेट फ्लेम चीफ के छाती पर एक धमाके से प्रहार किया। स्कारलेट फ्लेम चीफ की छाती पर तुरंत एक भयानक घाव दिखाई दिया। काला खून फव्वारे की तरह बह निकला। सभी अपने दिल में खुश थे। वे आखिरकार पहली बार स्कारलेट फ्लेम चीफ को घायल करने में सफल रहे। उन्हें जीत की उम्मीद नजर आई। बर्फ तोड़ना। आर्या किंग ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया। हवा में बर्फ लगातार जम रही थी। थोड़ी देर बाद इसने एक विशाल बर्फ पक्षी का गठन किया। बर्फ पक्षी ने अपने पंख फैलाए और रोने लगा। ये बहुत ही जीवंत लग रहा था, जैसे ये तेज ठंडी हवा के साथ स्कारलेट फ्लेम चीफ पर दौड़ा था। अनंत प्रकाश के बैप्टिज्म के तहत स्कारलेट फ्लेम चीफ काफी घायल हो गया था। इसका मूल रूप से तेजी से चलने वाला शरीर धीमा होने लगा था। अर्जुन देव की निगाहें एक खंबे की तरह थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। ये ऋतुराज लांबा की तलवार की रोशनी नहीं थी जिसके कारण स्कारलेट फ्लेम चीफ की हरकतें कठोर हो गईं, बल्कि ये आर्या किंग की बर्फ की स्थिति के कारण हुआ था। शुरुआत में प्रभाव बड़ा नहीं था, हालांकि जैसे जैसे समय बीता, खासकर स्कारलेट फ्लेम चीफ के घायल होने के बाद प्रभाव बहुत स्पष्ट हो गया। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और देखा कि 4 लड़कियां आर्या किंग के पीछे चल रही थीं। इस समय वे सभी दूर एक कोने में खड़े थे। उनके पैरों के नीचे बर्फ दिखाई दी। किसी प्रकार की रहस्यमयी गुप्त तकनीक के साथ आर्या किंग के शरीर में ऊर्जा लगातार प्रसारित की जाती थी। इससे उसकी बर्फ की स्थिति की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जो एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा इस राज्य पर आर्या किंग का नियंत्रण एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां वो इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती थी। उसने सारा दबाव स्कारलेट फ्लेम चीफ पर डाल दिया। दूसरों को उसके राज्य से बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। यदि अर्जुन देव को राज्यों की गहरी समझ नहीं होती तो वो इसके पीछे के रहस्यों को नहीं देख पाता। स्कारलेट फ्लेम चीफ बहुत बुद्धिमान था। इसने जल्दी ही इसके पीछे के रहस्यों को महसूस किया। वो भयंकर रूप से दहाड़ने लगा और उसकी आंखों में एक भयंकर लाल रंग की लौ जलने लगी। भूम! उसके हाथ में विशाल तलवार धधकती लौ से जगमगा उठी। लौ एक कंभे की तरह थी जिसके चारों ओर काली लपटों की लपटें मंडरा रही थीं। स्कारलेट फ्लेम चीफ की लपटों ने वास्तव में एक राक्षसी लौ में बदलने के संकेत दिखाए। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने आगे छलांग लगाने की पूरी कोशिश की और दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। तीव्र लपटें उड़ गईं और विशाल बर्फ पक्षी को बर्फ के अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही स्कारलेट फ्लेम चीफ ने बर्फ के पक्षी को चकनाचूर कर दिया, उसने तलवार को जमीन में घोंप दिया। तुरंत इसके चारों ओर 10 मीटर की दूरी पर काले धुएं के साथ एक लाल रंग की लौ दिखाई दी। अर्जुन देव दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी, क्योंकि वो अपने आप से बुदबुदाया। आग की लपटें ने आर्या किंग की स्थिति को अवरुद्ध कर दिया। नहीं, अवरुद्ध नहीं, उन्होंने इसे जिंदा जला दिया। अप्रत्याशित रूप से राज्यों को इस तरह से तोड़ा जा सकता है। ये अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो भविष्य में मजबूत राज्यों वाले काश्तकारों से मिलता है तो वो इस पद्धति को संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता है। गुड़िया! स्कारलेट फ्लेम चीफ अजीब तरह से हंसा। इसने अपनी गतिशीलता को पूरी तरह से ठीक कर लिया था। राज्य के दमन के बिना उसकी छाती पर घाव जल्दी ठीक होने लगा। उठो! स्कारलेट फ्लेम चीफ ने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर पटक दिया। इसकी गति तुरंत ध्वनि की गति तक पहुंच गई। ये तुरंत आर्या किंग की स्थिति की सीमा को तोड़ दिया। ऊपर उठने वाली लपटों ने एक जलती हुई पूंछ बनाई और तलवार पर वापस इकट्ठा हो गई।
स्कारलेट फ्लेम चीफ ने वास्तव में महावीर को काट दिया, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। इस तलवार ने एक बढ़ती गर्मी की लहर को चलाया। स्कारलेट फ्लेम चीफ ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ रखी थी। इसकी ताकत पहले से भी ज्यादा भयावह थी, यहां तक कि एक अवर श्रेणी के मार्शल किंग को भी इस तलवार से मारने पर कीचड़ के ढेर में बदल दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि ये स्कारलेट फ्लेम चीफ पुशोवर चुनना जानता है। हालांकि क्या महावीर वास्तव में एक पुशोवर है? महावीर जो काले कपड़े पहने हुए था और उसके पास कोई हथियार नहीं था, स्कारलेट फ्लेम चीफ को ध्वनि की गति से तेज गति से आगे बढ़ते हुए उस पर क्रूरता से हमला करते हुए देखा। महावीर के हाव भाव गंभीर हो गए, लेकिन वो घबराए नहीं। इसके अलावा उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो अब पीछे हट गया, भले ही वो हमले से बच जाए, तब भी वो शॉकवेव से घायल हो जाएगा। स्कारलेट फ्लेम चीफ की ताकत से भले ही ये सिर्फ शॉकवेव हो, महावीर काफी घायल हो जाएगा। हुची! जैसे ही विशाल तलवार उतरने वाली थी, महावीर का बायां पैर जमीन से उछल गया। वो धीरे से उछला और अपने दाहिने पैर से स्कारलेट फ्लेम चीफ की छाती पर लात मारी। हालांकि इस किक के बल से स्कारलेट फ्लेम चीफ को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची। उसे कोई प्रतिरोध भी महसूस नहीं हुआ। उसका विशाल शरीर तेजी से आगे बढ़ता रहा। हालांकि अजीब बात यह थी कि महावीर की किक में किसी तरह की चिपकने वाली ताकत लग रही थी। ये स्कारलेट फ्लेम चीफ की छाती से चिपक गया। उसके बाद उसने धीरे से धक्का दिया और तेजी से उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाई स्कारलेट फ्लेम चीफ के पीछे पहुंच गया। हाँ! अपने शरीर के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना ही महावीर ने एक विस्फोटक चिल्लाहट निकाली। उसका शरीर जल्दी से पलट गया और उसने स्कारलेट फ्लेम चीफ की पीठ पर लात मारी, जिससे हवा में एक गड़गड़ाहट का विस्फोट हुआ। इस किक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इससे हवा कांपने लगी। जंगल में अनगिनत पत्ते एक के बाद एक गिरे और तुरंत अनगिनत टुकड़ों में कुचल दिए गए। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जिस क्षण से महावीर ने छलांग लगाई, मुड़ा और लात मारी, ये केवल पलक झपकने का क्षण था। हालांकि उनकी हरकतें बेहद सुसंगत थीं। वो उछल गया और अपने प्रतिद्वंदी की छाती से चिपक गया, छलांग लगा दी और हवा में 180 डिग्री क्षैतिज किक मारी। ये बहते पानी की तरह चिकना था, पूरी तरह से प्राकृतिक और थोड़ी सी भी कमी के बिना। स्कारलेट फ्लेम चीफ, जो ध्वनि की गति से यात्रा कर रहा था, को अपनी पीठ पर इतनी तेज किक की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन देव का तेजी से उड़ता हुआ शरीर बिल्कुल भी नहीं रुक सका। उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र तुरंत अस्थिर हो गया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह आगे की ओर बढ़ गया। बैंग! उसने पहले जमीन पर सिर मारा, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा गड्ढा बन गया। धूल और गंदगी हवा में भर गई और धूल के अनगिनत काले बादल तुरंत हवा में उठ गए। महावीर का शरीर जमीन पर मजबूती से गिरा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ महत्वहीन किया हो। हालांकि हर किसी के दिल में सदमे में था। स्कारलेट फ्लेम चीफ, जिसे आर्य किंग भी अपनी चरम स्थिति से नियंत्रित नहीं कर सकता था, वास्तव में उसके हाथ की हथेली में आसानी से खेला जा सकता था। ये व्यक्ति सरल नहीं है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ये व्यक्ति साधारण दिखता है, लेकिन वो सरल नहीं है। हालांकि अर्जुन देव साधारण दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी युद्ध तकनीकों को चरम पर लाया। उसने बल से लड़ने के लिए बल उधार लिया, थोड़ी सी ताकत के साथ 500 किलोग्राम आगे बढ़ाया। बूम! स्कारलेट फ्लेम चीफ पूरी तरह से क्रोधित था। वो गड्ढे से बाहर कूद पड़ा और अपनी विशाल तलवार लहराते हुए महावीर पर वार कर दिया। हर बार जब स्कारलेट फ्लेम चीफ ने अपनी तलवार घुमाई, तो अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दी। पवित्र हथियार का दांव एक बार फिर सक्रिय हो गया। जिन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया था, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये एक पवित्र हथियार था जिसका उपयोग अक्सर किया जा सकता था। ये लगभग निश्चित था कि ये पवित्र हथियार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इसका दांव निश्चित रूप से बहुत पूर्ण था। ये एक राक्षसी जानवर के हाथों में कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग उनके द्वारा किया जाता तो ये और भी शक्तिशाली होता। प्राकृतिक नियमों में बदलाव ने महावीर के हावभाव को बदल दिया। स्कारलेट फ्लेम चीफ की आकृति बाएं और दाएं, दूर और पास चली गई। वो इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका और खतरे ने उसे घेर लिया। इसके अलावा महावीर ने पाया कि उनकी मूवमेंट तकनीक भी प्रतिबंधित थी। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वो 10 मीटर आगे बढ़ गया था, लेकिन वास्तव में वो केवल 5 मीटर आगे बढ़ा था। इसके अलावा उनका निर्देश बहुत गलत था। ये पवित्र हथियार की शक्ति थी। इसमें ग्रेट दाव शामिल था। इसने प्राकृतिक नियमों को बदलने के लिए ऋषियों की शक्ति का उपयोग किया, प्राकृतिक नियमों को बाधित किया। एक लड़ाई में ये वास्तव में लोगों को भ्रम में डाल देगा। महावीर के हावभाव पूरी तरह से बदल गए। वो जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर उसे झटका लग जाएगा। अपने बचाव के साथ उसके पास स्कारलेट फ्लेम चीफ के हमले से बचने का कोई मौका नहीं होगा। पीछे हटना। तलवार के कटने का फायदा उठाते हुए महावीर के हावभाव गंभीर हो गए। उसने अपनी हथेली को तलवार की नोक पर पटक दिया। तलवार की नोक से निकलने वाली भारी शक्ति का उपयोग करते हुए वो तेजी से वापस चला गया। एक पल में वो 500 मीटर आगे बढ़ गया।
इसके बाद वो जमीन पर मजबूती से गिरा। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। बहुत कम समय था। अंत में तलवार की नोक में निहित बल पूरी तरह से हल नहीं हुआ। ये स्कारलेट फ्लेम चीफ अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। इसे पवित्र हथियार की मान्यता नहीं मिली है। इसने लापरवाही से प्राकृतिक नियमों का उपयोग किया। ये स्वर्गीय ताओस के निराकार दबाव को सहन नहीं कर सकता। धर्मपाल मार्क्वेस, जिनके पास एक पवित्र हथियार था, पीले रंग से बात कर रहे थे। इससे पहले वो स्कारलेट फ्लेम चीफ से जबरन भिड़ गए थे। अब भी वो अपनी आंतरिक चोटों से उभर नहीं पाया था। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने ध्यान से देखा। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। स्कारलेट फ्लेम चीफ, जिसका शरीर पहले सूज गया था, किसी समय पतला हो गया था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।